चैप्टर 399। सिटी ऑफ सिल्वर के बग हाउसहोल्ड के एक छोटे से कमरे में डेरिक का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके सामने टेबल पर वो चीज़ पड़ी थी जो पहले एक शाइनी टेम्पटिंग मशरूम लग रही थी, लेकिन अब उसका दिल असली रूप सामने था। एक स्कैल्प, मतलब जो कि इंसान के सर की त्वचा और बाल का टुकड़ा, फ्रेश ब्लड के दाग के साथ। और जो डूम फ्रूट्स डार्क खाता खाता क्रंच कर रहा था, वो एक्चुअली इंसान की उंगलियां थी, पेल स्किन और ब्लड के स्टेन्स के साथ। ये सब देखकर डेरिक के स्टमक में एक वायलेंट स्पैज्म हुआ। उसका गला बंद कर रहा था, जैसे एसिड सीधा थ्रोट तक आ गया हो। वो बस वॉमिट कर देना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को फोर्स किया और अपने सीक्वेंस 9 बार्ड की पावर एक्टिवेट करने के लिए सेक्रेड हाइम गाया। God, please have your kingdom descend upon this land. Your enemies will disperse and your followers will relish in joy. ये हाइम गाते ही एक वार्मथ उसके अंदर फैल गई। होली पावर ने उसका नौजिया कम किया, उसके लिम्स में एकदम से करेज और स्ट्रेंथ भर दिया। उसके रिफ्लेक्सेस शार्प हो गए। ये थी एक बार्ड की रियल ब्लेसिंग। डार्क के चेहरे पर एक कंप्लीटली अननेचुरल एक्सप्रेशन था। उसकी वॉइस डिस्टर्बिंगली डिस्टॉर्टेड हो गई थी। What is that thing on your body? What is that thing on your body? What is that thing on your body? उसके वर्ड्स एक रिपीटेटिव मैडनेस की तरह घूम रहे थे। उसका पूरा जिस सडनली शिफ्ट हुआ, जैसे उसके स्किन के नीचे स्नेक्स रिगल कर रहे हो। वुश, उसके ब्लैक स्किन टाइट क्लोज फट गए और उनके नीचे से फ्लैशी स्ट्रिप्स निकलने लगे। ब्लडी हेरी स्ट्रैंड, जैसे एक लिविंग मीट हैजहॉग बन गया हो। वो स्ट्रैंड हिस करते हुए डेरिक की तरफ सर्ज हुए, लेकिन डेरिक पैनिक नहीं हुआ। पेट्रोल स्क्वाड के एक ट्रेन मेंबर होने के नाते उसने मॉन्स्टर्स पहले भी देखे थे। उसने अपनी वेस्ट ट्विस्ट की, एक्स ऑफ हरिकेन को टाइट पकड़ा और पूरी फोर्स से स्ट्राइक किया। ट्वैक! एक्स ने कुछ फ्लैशी स्ट्रैंड्स को डायरेक्टली 2 टुकड़े कर दिए। वो पीसेस ग्राउंड पे गिरे, ट्विच करते हुए। लेकिन रात थी, सिटी ऑफ सिल्वर के इटर्नल अंधेरे में लाइटनिंग का सपोर्ट नहीं था। इस वजह से एक्स की फुल डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं आ पाई और बाकी फ्लैशी स्टैंड्स और एग्रेसिवली उसके वेपन्स के चारों तरफ लपेटने लगे, जैसे एक जिंदा ट्रैप। एक्स ऑफ हरिकेन टाइटली कॉयल हो गया। डेरिक ने तुरंत अपना दूसरा ट्रम्प कार्ड यूज़ किया। उसकी आंखों में एक डिवाइन ग्लो चमका, जैसे 2 छोटी सन्स रूम में डिसेंड हो गई हो। उसने अपना हाथ माउथ के पास रखा, प्रेयर की स्टैंस में, और बिना किसी साउंड के एक ब्लेजिंग पिलर ऑफ लाइट डिसेंड हुआ डायरेक्टली उस फ्लैशी बंडल पर। आह! डार्क ने एक अनकंट्रोलेबल स्क्रीम निकाली। उसके कई मिड स्टैंड्स जल गए, ब्लैक शार्ड हस बन गए, ग्राउंड पर विगल कर रहे थे, जैसे अब भी उनके अंदर लाइफ बची हो। लेकिन उन राइटिंग स्टैंड्स में अब कोई ओनर कंट्रोल नहीं था। वो रिचुअल के होली वेव के साथ मर्ज हो गए और कैंडल के फ्लेम में सर्ज किया। येलो कैंडल, जिसमें डेरिक ने पहले ही फूल का कंसीलमेंट सिंबल ड्रॉ किया था, एकदम से फ्लेयर हुआ, एक इल्यूजरी डोर शेप लेने लगा जिसमें स्ट्रेंज मिस्टिकल सिंबल्स ग्लो कर रहे थे। ये था सेक्रीफाइस रिचुअल का रियल क्लाइमैक्स। उसी वक्त डार्क अपने मॉन्स्टर्स बॉडी के साथ लंच किया। उसकी आंखों में अब कोई फियर नहीं था, सिर्फ एक बर्निंग फैनेटिक डिजायर थी। और ग्रे फॉग के ऊपर फूल के थ्रोन पर बैठे क्लेन ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। डोर के क्रैक में एक दूसरे डायमेंशन का ग्लिम्स मिला। डीप डार्कनेस, काउंटलेस ट्रांसपेरेंट शैडोज फ्लोटिंग, उनके ऊपर 7 रेडियंट प्योर लाइट्स, और उन सब के ऊपर एंडलेस ग्रे फॉग और एक एंशिएंट पैलेस। सडनली एक ब्लैक शैडो लीव करके डार्क को पूरा इंगल्फ कर गया। वो जैसे एक ब्लैक लिक्विड बैग बन गया। डार्क उसके अंदर फ्लेल कर रहा था, लेकिन शैडो यही नहीं रुका। वो डेरिक की तरफ एक्सटेंड हुआ और चिलिंग वॉइस में बोला, स्टॉप! तुम क्या कर रहे हो? ये ऑब्जर्वर जो मॉनिटरिंग के लिए वहाँ था नॉर्मली इंटरवीन नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसने वो इल्यूजरी डोर देखा, उसके अंदर प्योर पैनिक आ गया। उसे लगा कि एक ईविल गॉड समन हो रहा है, इसीलिए उसने फोर्सफुली इंटरप्ट करने की कोशिश की। डेरिक ने अपना रोल परफेक्ट प्ले किया। उसने क्विकली आयरन बॉक्स निकाला जो वर्ड ने दिया था और डायरेक्टली डोर के क्रैक में थ्रो कर दिया। बॉक्स वैनिश हो गया और डोर क्लैंग करके शट हुआ। उसके बाद डेरिक ने डेलिबरेटली अपने मसल्स ट्विच किए, सैवेज एक्सप्रेशन बनाया और फिर वायलेंट कफ करते हुए कोलैप्स हो गया, जैसे वो ओवरवेल्म्ड विक्टिम हो। शैडो ने तुरंत उसे रैप किया और रूम में अब 2 ब्लैक कॉकून्स थे, एक डार्क का, एक डेरिक का। जब शैडो फाइनली वापस विड्रॉ हुई, डेरिक अनकॉन्शियस पड़ा था और उसके हाथ से एक ट्रांसल्यूसेंट वॉर्म विद 12 रिंग्स गिर गया, वॉर्म ऑफ टाइम। डार्क का बॉडी अब एक लंप ऑफ स्क्वर्मिक फ्लैश बन चुका था। ऑब्जर्वर को मजबूरी में अपना स्ट्रेंथ डिवाइड करना पड़ा, एक तरफ डेरिक की प्रोटेक्शन, दूसरी तरफ डार्क को कंटेन करना। उन्हें सब देखकर एक डीप ब्रेथ ली और अपने पावर से टाइडल शैडो वे भेजी चीफ के स्पायर तक। फिर उसने मटर किया, एमोन का अवतार डिस्ट्रॉयड। ये सब क्या हो रहा है? स्पायर के अंदर डीमन हंटर चीफ कॉरिन इलियाड ने सारी रिपोर्ट सुनी। स्केर्ड फेस, काम बट ग्रीम आइज। वो धीरे धीरे बोले,
डेरिक क्या कहना चाहिए? एमोन सब कुछ प्रिपेयर करके आया था। कैंडल पे कंसीलमेंट सिंबल, इवल ऑब्जेक्ट जो डार्क को एक्सपोज करे और सेक्रीफाइस रिचुअल, सब कुछ एक कैलकुलेटेड प्लान था। लेकिन सवाल है, ये कंसीलमेंट सिंबल एमोन का खुद का है या उसके गॉड का? और क्यों एमोन अपने अवतार सेक्रीफाइस करेगा? एक्सप्लोरेटरी टर्म को एक्सपोज करने के लिए? क्या वो किसी और मास्टरमाइंड का आर्क एनिमी है? ऑब्जर्वर ने तुरंत जवाब दिया, एक फ्लैश ऑफ रियलाइजेशन के साथ। हो सकता है। 42 ईयर्स से वो यहाँ वेट कर रहा था। जब मूवमेंट आया तभी उसने उडेल को लूज कंट्रोल करवाया और डेरिक को एक न्यू वेसल बनाया। सब एक फोरटोल्ड टाइम के लिए था। कॉलिन ने सिर हिलाकर एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने तुरंत एक नया ऑर्डर दिया। एक्सप्लोरेटरी टीम को इमीडिएटली लॉकडाउन करो और एल्डर लोविया उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करो। ऑब्जर्वर ने हेजिटेट करते हुए बोला, लेकिन एल्डर लोविया तो पहले ही कह चुकी थी कि एक्सप्लोरेटरी टीम एबनॉर्मल है, शायद वो सेफ है। कॉलिन के टोन में एक कोल्ड वेट था। सेफ या नहीं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं पर्सनली डेरिक का इंट्रोगेशन करूंगा। चैप्टर 400। एक अंधेरा मजबूत कमरा था। डेरिक बर्ग, जो बेहाल होने का नाटक कर रहा था, अचानक से ज़मीन पे से पलट कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में 2 छोटे सूरज जैसे रोशनी के धनुष चमक उठे और कमरा उस रोशनी में बिल्कुल साफ नजर आने लगा। कमरे में सिर्फ एक टेबल और 2 कुर्सियां थीं। ज़मीन पर पत्थर की पैवनिंग थी जिसमें अजीब नक्श थे। टेबल के ऊपर आधी जल चुकी मोमबत्ती रखी थी। सिटी ऑफ सिल्वर के कमरों का स्टैंडर्ड सामान, क्योंकि अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया तो मॉन्स्टर्स आ सकते थे। डेरिक ने बिना सोचे समझे मोमबत्ती उठाई और उसे तोड़ते हुए 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बड़ा, 2 छोटे। अब उन 3 मोमबत्तियों के कोर्स खुले हुए थे। उसने उंगलियों को रगड़ा, सुनहरी आग का एक छोटा सा ज्वाला बाहर आया और उन तीनों कैंडल को जला दिया। दोनों ऊपर वाली मोमबत्तियां मिस्टर फूल को रिप्रेजेंट कर रही थी और जो छोटी मोमबत्ती बची वो डेरिक खुद को दर्शाती थी। अपनी तैयारी पूरी करते हुए उसने नॉर्मल हर्बल पाउडर वाली रिचुअल प्रोसीजर स्किप कर दी। वो एसेंशियल ऑयल थोड़ा सा डालकर शांत स्वर में द फूल का ऑनरिफिक नाम बोलने लगा और तेजी से कॉजिटेशन में चला गया। वो बार बार वही नाम पढ़ता रहा, मोनोटोन, जैसे खुद को हिप्नोटाइज कर रहा हो। कॉजिटेशन की मदद से उसका मन एक अजीब स्टेट में चला गया, गहरी नींद जैसी, लेकिन एक अलग तरह की ल्यूसिडनेस भी। उसकी साइक ऊपर तरफ तैरती हुई लग रही थी। ये था उसका आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग। मिस्टर फूल की इजाज़त से डेरिक कुछ स्टेप सिंप्लीफाई कर रहा था। ऊपर ग्रे फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में क्लेन, जो ऑल ब्लैक आई के साथ अकेला बैठा था, उसने देखा कि द सन का क्रिम्सन स्टार रोशनी से फट रहा है। थोड़ा सा पावर मूव हुआ और क्लेन को तसल्ली हुई। इसका मतलब लिटिल सन, डेरिक ने काफ़ी खतरनाक हिस्सा सक्सेसफुली कर लिया था। क्लेन तुरंत ऑल ब्लैक आई को साइड पर रखकर ब्लैक एम्पर कार्ड उठाता है। उसने अपना स्टेटस रेज किया, ग्रे फॉग में घूम रही पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया। एक पेपर फिगरीन उठाया, कलाई फ्लिक किया और वो पेपर छोटा सा आइटम क्रिम्सन स्टार की तरफ फेंका। पेपर फिगरीन और फॉग की फ्लो जुड़ते ही एक बड़ी सी एंजेलिकल फॉर्म निकल आई। पिच ब्लैक 12 जोड़े परियों वाले पर एंजल क्रिम्सन लाइट से पार होकर लिटिल सन के इल्यूजन में ओवरलैप हुई और एक सेकंड से भी कम टाइम में वो ऐश हो गई। साइलेंट कंबशन एक पल में ऐश बन के उड़ गई। क्लेन अब उस सिटी ऑफ सिल्वर के ग्राउंड सिचुएशन को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस एंजल सब्स्टिट्यूट से लिटिल सन को कितना फ़ायदा हुआ, इसकी गारंटी भी उसके पास नहीं थी। वो बस अंदर से एक गहरी सांस लेता है, जो हो गया सो हो गया, अब किस्मत पर छोड़ना है। डेरिक ने जब अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक एंजल आया, 12 जोड़े का एक ब्लैक विंग्ड ऑरा, जिसने उसे लपेट दिया। उस पल उसको पता चला कि रिचुअल का डेंजरस पार्ट पास हो चुका है। 3 कैंडल्स चुपचाप जल रही थीं। डेरिक ने शुक्र अदा किया, 2 छोटी कैंडल्स को बुझा दिया और जो बिछड़ी मोमबत्ती बची है उस पर गोल्डन फ्लेम्स अपने हाथ में बनाई। वैक्स डिप करते हुए 2 बची हुई कैंडल्स ने वैक्स को मेल्ट करके बची हुई कैथेड्रल कैंडल पर डाल दिया। जब सब पिघल के ख़त्म हो गई तो सिर्फ एक ही कैंडल बची, थोड़ी छोटी सी पर जलती हुई। डेरिक ने बाकी सब निशान मिटा दिए और आखिरी कैंडल भी बुझा दी। फिर वो चुपचाप बैठ गया। थोड़ा टाइम गुजर गया। उसको डर था कि 6 मेंबर काउंसिल जल्दी रिएक्ट ना करें। अगर वो देर लगाते तो एक्सप्लोरेटरी टीम मेंबर्स और भी ज़्यादा लोगों को करप्ट कर सकते थे। मशरूम्स और डूम फ्रूट्स फैला सकते थे। वो गिल्टी फील कर रहा था। उसने अपने दोस्तों को वॉर्न नहीं किया, इसीलिए डार्क और दूसरे करप्ट हुए। उसने अपना हाथ किसी फ्रेंड पे चलाया और इस बात का वजन उसके चेहरे पर था। कितना टाइम बीत गया पता नहीं। फिर यूजुअल सील की खिसकने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो। डिम येलो लाइट ने अंदर एक औरत को दिखाया। वो काली स्कर्ट, पोनीटेल, हल्की सी स्माइल। डेरिक ने रिफ्लेक्सिवली बोला, मैम, ए फ्लोर एक सुंदर औरत थी, पर आंखों के किनारे पर रिंकल्स थे। एक्सपीरियंस का निशान। वो आई, चुप्पी से बैठी और पूछा,
कुछ कहना है? डेरिक ने अपनी ट्रेनिंग याद करते हुए अपना मन टटोला और फिर धीरे से बोला। तभी उसको नोटिस हुआ कि एफ्लोर की प्यूपल्स कुछ अलग हैं, सुनहरे वर्टिकल स्लिट जैसी। उसका दिमाग डूबा सा हो गया, एक लाइट ट्रांस जैसे। एफ्लोर ने कैंडल फ्लेम एडजस्ट किया ताकि डिम लाइट उसके चेहरे पर पड़े और उसकी पेल गोल्डन वर्टिकल प्यूपल्स और ज़्यादा क्लियर नजर आए। एक वर्टिक जैसे पैटर्न रिंग बाय रिंग दिखने लगा। डेरिक का मन एक सेकंड के लिए भटक गया, फिर अचानक उसको साफ साफ दिमाग आया, जैसे कोई चीज़ उस ट्रांस को पकड़ के रखे हुए हो। उसने कैंडल की तलाश में एक छोटा सा फोकस देखा और एफ्लोर को बैठे हुए शैडो कॉर्नर में चीफ कॉलिन इलियाड का गुस्सा पर कंट्रोल फेस दिख गया। एफ्लोर ने पूछा, क्या कर रहे थे सब टाइम? डेरिक ने रिहर्सल की हुई लाइंस बोली, मैं बस बेध्यान हूँ, कभी कभी एकदम क्लियर हो जाता हूँ। उसने वही चीज़ बता दी जो हैंगमैन ने पहले रिहर्स करवाई थी। कॉप्स पे उल्टा लटका इंसान, पॉइंटेड हेड वाला आदमी, क्रिस्टल मोनोकल। उनने मेंशन किया कुछ नेम्स, फॉलन क्रिएटर, ट्रू क्रिएटर, शेफर्ड। ये सब उसकी तस्दीक वाली स्क्रिप्ट का हिस्सा था। चीफ के आंखों में डार्क ग्रीन सिंबल्स अपीयर हुए। डीमन हंटर की खास एबिलिटी। एफ्लोर ने फिर सवाल किया, वेयर डिड यू गेट द एक्स और सन पाथवे पोशन फार्मूला कहाँ से? डेरिक ने कॉन्फिडेंट जवाब दिया, एक्स अंडरग्राउंड मार्केट से, पोशन फार्मूला उसके पेरेंट्स के एक्सपेडिशन से मिला। ये सब वो पहले प्रैक्टिस करके लाया था। एफ्लोर ने वो आंसर सुनकर चीफ को देखा और कहा, वो झूठ नहीं बोल रहा। आई एम यूजिंग द पावर्स ऑफ ग्लोरी क्राउन। कॉलिन ने हेड नोट किया। इन दिस स्टेट डेरिक ने कोई इविल टीम झाम नहीं दिख रहा था। डीमन हंटर्स को स्पेशली ऐसे ट्रेड डिटेक्ट करने होते हैं। कॉलिन उठकर बाहर गया और शैडो को बोला, मैं उसको छोड़ दूंगा फिलहाल, पर सीक्रेटली मॉनिटर रखना। अगर एमॉन 2 अवतार्स बना सकता है तो शायद तीसरी भी बना लेगा। शैडो ने इज्जत दी। इंट्रोगेशन चैम्बर अब खाली था और एक छोटा सा नोट था, यू आर फ्री टू लीव। डेरिक ने अंदर से एक छोटा सा रिलीफ का सांस ली और स्पाइरल स्टेयर केस से उतरते हुए मिस्टर हैंगमैन की सलाह याद की, रिलैक्स मत हो जाओ, सीक्रेट सर्विलेंस लगा ही रहेगा। नीचे उतरते हुए उसने एक फेमिलियर पर्पल स्ट्रिप ब्लैक रोब देखी। एल्डर लोविया। उसकी पेल ग्रे आइज डेरिक पर स्वीप हुई और एक हल्का सा स्माइल आया। लोविया एक कमरे में वापस जाकर लेदर पार्चमेंट निकाली। उसने अपने राइट इंडेक्स फिंगर का टिप स्नैप किया, पर खून नहीं आया, बल्कि उस फिंगर की सरफेस पे ब्लड जैसी सब्सटेंस जम गई। उसने उस फिंगर से कॉम्प्लेक्स सिंबल ड्रॉ किया, एक प्यूपिल लेस आई, कंसीलमेंट और कॉन्टोर्टेड लाइंस चेंज। फिर उसने उस फिंगर को पेपर में रैप किया, मुंह में डाला, जोर से काटा और स्वॉलो कर लिया। जैसे जवानी का एक रिचुअल। उसने अपने हाथ की वूंड के पास फ्लैश को विगलिंग करते देखा और नया इंडेक्स फिंगर अब उगाया, थोड़ा पेल मगर नया। लोविया ने धीरे से अपना पाम देखा और फिर फुसफुसा के बोली, द फूल। चैप्टर 401। बैकलैंड में एक बेसमेंट जो किसी टेम्पल जैसा लगता था। मिस्टर ए, जिसके सर पर ब्लैक हुडेड रोब था, एक छोटी सी फिगरीन के सामने लंबे समय तक बिल्कुल चुपचाप घुटने पर बैठा रहा। फिगरीन द हैंड जायंट दिखा रही थी। सब कुछ इतना शांत था जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक उसने अपने कान तेज कर लिए, जैसे किसी आवाज़ को सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद उसके हाथ जोर से हिल गए और उसने अपना राइट इंडेक्स फिंगर लेफ्ट पाम से स्नैप कर दिया। वो तुरंत अपने खोए हुए उंगली को मुंह में डालकर चबाने लगा, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई क्रैकर या टुकड़ा खाए। क्रंच क्रंच आवाज़ निकलती रही। गल्प। उसके गले ने हिलते हुई उंगली को नीचे कर दिया और उसने वो चबाई हुई उंगली निगल ली। फिर उसका शरीर अचानक कांपने लगा, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसको झटके दे रहा हो। इस हालत में मिस्टर ए ने अपना हाथ फैलाया और अपने घाव के खून से ज़मीन पर कुछ लफ्ज़ लिखने लगा। वो लफ्ज़ किसी मैजिक भाषा में नहीं थे, ना जोटुन ना ड्रैगनीज जो नेचर की ताकत जगाते, और ना ही हर्मीज जो सैक्रिफिशियल रिचुअल में इस्तेमाल होती थी। ये सिंपल लोएन भाषा में लिखे गए थे, बिल्कुल आम भाषा। स्कारलेट रंग जल्दी इकट्ठा हुआ और वो लफ्ज़ मिलकर कुछ जुमले बन गए। Find the fool that doesn't belong to this era, the mysterious ruler above the grey fog, the king of yellow and black who wields good luck, adorers and devotees in backland. डिवाइन एपिफेमी। खत्म होते मिस्टर ए का कांपना रुक गया और उसके घाव से नई उंगली वापस हो गई, विगलिंग सी। उसने झुककर वो लिखे हुए लफ्ज पढ़े और अंधेरों में उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाय योर डिवाइन रिविलेशन। मिस्टर ए ने झुककर इज्जत से परिक्रमा की, जैसे फिर से अपनी जिंदगी का मतलब पा गया हो। सिटी ऑफ सिल्वर स्पायर के ऊपर लोविया खिड़की तक गई और नीचे अंधेरे में जलती मोमबत्तियों को देखा। उसके चेहरे पे एक नरम सी एक्सप्रेशन थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे नॉक सुनाई दी। योर एक्सीलेंसी। लोविया तेजी से मुड़कर स्माइल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा अपने आप पीछे की तरफ खुल गया। जो खड़ा था वो डीमन हंटर कॉलिन इलियाड ही था। उसके सर पे ब्राउन कोट था और कमरे पे एक लेदर बेड जिसमें सीक्रेट कंपार्टमेंट्स लगे हुए थे। लोविया, एक्सप्लोरेटरी टीम का एबनॉर्मलिटी वेरीफाई हो चुका है, कॉलिन सीधे लफ्ज़ों में बोलता है। एज कैप्टन, चाहे तुम्हारा हाल कुछ भी हो,
तुम्हें 3 दिन के लिए डंजन में रहना पड़ेगा और ग्लोरी क्राउन से क्लिनजिंग करवानी पड़ेगी। ये नियम है, तुम जानती हो। लोविया ने गुस्से का कोई निशान भी नहीं दिखाया, बस शांति से मुस्कुराई। मैं जानती हूँ, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, चाहे कितना भी लंबी स्टे हो। जब तक ये सब ख़त्म ना हो जाए मैं जो भी अरेंजमेंट हो वो मान लूँगी। वो बोलती हुई दरवाजे से गुजरी। डीमन हंटर कॉलिन के सामने से चलती हुई नीचे उतरने लगी। कॉलिन चुपचाप उसके पीछे चला। बीच रास्ते में उन्होंने कुछ कराहटे और चीखें सुनी। फिर से शुरू हो रहा है क्या? लोविया थोड़ी सी हैरानी से बोली। कॉलिन अपना सिर हिलाया और धीरे से बोला, हाँ, ये एक तकदीर है जिससे हम बच नहीं सकते। उस समय स्पायर के एक बड़े हॉल में एक्सप्लोरेटरी टीम के मेंबर्स और कुछ करप्ट हो चुके नागरिक ग्राउंड पर दबाए गए थे, ऐसे जैसे किसी कॉर्पोरल होली लस्टर ने उनको नीचे दबा दिया हो। वो हिल नहीं पा रहे थे, जैसे पीठ पर कोई पहाड़ रखा गया हो। एक मिडिल एज कपल दोनों काले रंग के हाथों में एक पैटर्न तलवार पकड़े एक यंग लैड के पास आए। उसका शरीर मीट स्लश बन चुका था, सर बच गया था, लेकिन एक लंबी पतली लाल टिंडिल उसमें से निकली थी। यंग लैड चीख चीख कर बोला, डैड मॉम तुम क्या कर रहे हो? हमने तो डिसाइड किया था आज इवनिंग में ग्रिल्ड आयरन स्कॉर्पियंस खाएंगे। डैड, मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियंस पकड़े हैं तुम्हारे लिए। कपल ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने सर घुमा के एक तरफ देखा, फिर तलवार ऊंची करके 2 बार घुसा मारा। लड़के की कराहटें रुकी, वो पलट कर थोड़ा हिलता और फिर बिल्कुल स्टिल हो गया। कहीं और एक लगभग 10 साल की लड़की आंसू बहाते हुए अपनी बड़ी बहन पर तलवार चलाती है। बहन जमीन पर लेटी है, फिर अचानक हंसी निकलती है। हाथ से तुम अपनी ज़िंदगी खुद जीना, बेवकूफ़ मत रहो। फिर वो लड़की फिर रोती है। उसकी तलवार पेंडुलम जैसे मिड एयर में अटकी रहती, लेकिन किसी मजबूत हाथ ने उसके हाथ के पीछे से दबा दिया और तलवार आगे बढ़कर काम कर गई। ये पुराना कर्स है जो सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों पर है। जब कोई मर जाता है तो उनके नज़दीकी रिश्तेदार को खुद ही मारना पड़ता है ताकि वो डेड बॉडी से ईविल स्पिरिट ना बन जाए। इसलिए डार्क जो म्यूटेट हो चुका था, जितना भी खतरनाक हो, ऑब्जर्वर ने उसको तुरंत मार दिया नहीं, बल्कि उसको रेस्ट्रेंट में रखने की कोशिश की ताकि उसके पेरेंट्स को बुलाया जा सके, नहीं तो हालत और बिगड़ जाती। एक्सप्लोरेटरी टीम के मेंबर्स अब वही ट्रीटमेंट देख रहे थे जो पिछले 2000 सालों से रिपीट होता आया है। कोई नहीं जानता कि इस हालत में मरने पर वो तुरंत इवल स्पिरिट बनेंगे या नहीं, इसलिए वो गैम्बल नहीं करता। लकीली सिटी ऑफ सिल्वर की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, सब लोग एक क्षेत्र में रहते हैं और हर जनरेशन के ऊपर एक्लियन की अरेंजमेंट की वजह से बहुत लोग एक दूसरे के ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। 3 जनरेशन लिमिट से भी काफ़ी रिलेटिव्स मिल जाते हैं, इसलिए पेट्रोल टीम बनाते वक्त ब्लड टाइज को पहले कंसीडर करना पड़ता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रोकने के लिए। एक्सप्लोरेटरी टीम्स पे रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते क्योंकि उनका मिशन डीप डार्कनेस में जाना होता है। अगर वहाँ कुछ हो भी जाए तो सिटी को सीधे फ़र्क कम पड़ता है। जब प्रीवियस कैप्टन उडेल आइसोलेट हुआ था, स्पायर में 3 एल्डर्स थे, पर एक्शन चीफ कॉलिन ने ही लिया, वरना सिर्फ सील करने से काम नहीं चलता क्योंकि उडेल चीफ का डायरेक्ट किन था। शेफर्ड लोविया और डीमन हंटर कॉलिन डंजन के बॉटम लेवल पर पहुंच गए। डॉन पैलेडिन साथ थे, वो थोड़े दूर पर खड़े हो गए, दोनों एक सेल के बाहर रुक गए। डॉन पैलेडिन्स थोड़े दूर फैल गए, नॉर्मल से जैसे लोविया एक रूम में चली गई जहाँ सिंगल बेड टेबल और एक कैंडल थी। मेटल डोर बंद होने से पहले उसने कॉलिन की ओर देखा पेल ग्रे आंखों से। यूर एक्सीलेंसी, आपने एक बार बताया था जब सिटी के रेजिडेंट्स इस जगह छोड़ के अंधेरे में मर जाएंगे तो वो तुरंत इवल स्पिरिट नहीं बनते, कुछ दिन गुजरना चाहिए, इसीलिए एक्सप्लोरेटरी टीम्स के मेंबर्स को दूर बैठने का चांस मिलता है, लोविया ने कहा। कॉलिन ने हाँ मैं गर्दन हिलाई। लोविया ने आंखें बंद कर ली और एक उदास मुस्कान दी। 2 मंथ्स पहले एक टीम मेंबर मेरे सामने मर गया था, मैं वहाँ 5 दिन रुक कर देखा, पर वो इवल स्पिरिट में नहीं बदला। कॉलिन चुप रहा और जब मेटल डोर बंद हुआ तो सील सेट हो गया एंशिएंट पैलेस ग्रेफॉग के ऊपर। क्लेन ने आराम से देख लिया कि लिटिल सन के क्रिम्सन स्टार में कोई और चेंज नहीं, मतलब रिचुअल सक्सेसफुल रहा। वो थोड़ा रिलीव्ड हुआ, अपनी स्पिरिचुअलिटी गैदर करके वो रियल वर्ल्ड में वापस अटैच हुआ। जैसे ही बॉडी का एहसास हुआ, क्लेन को जल्दी से ठंड महसूस हुई। उसने छींक लिया, फिर वो वाला स्पिरिचुअलिटी हटाकर बेड में वापस क्रॉल किया। दुखी सी बात, बेड बिल्कुल ठंडा था, अगर ग्रेफॉग में ना जाता तो कल सर्दी लग जाती। क्लेन ने अपने आप को ब्लैंकेट से झप्पी दी। इस साल से उसको एक जोक याद आया जो उसकी प्रीवियस लाइफ में मिली थी। वॉर्मथ बेसिकली गेन्ड बाय वाइब्रेशन। थोड़ी देर में बेड थोड़ा गर्म हुआ और उसने नींद ले ली। जब उठा तो चर्च बेल्स 8 बार बज रहे थे। क्लेन ने हाथ बाहर निकाला, ठंड महसूस की और फिर चुपचाप वापस अंदर खींच लिया। थोड़ी देर और सोया और फिर पेट गुड़गुड़ाने लगा और उसको भूख महसूस हुई। लाइफ टफ चॉइसेस से भरी है, क्लेन ने सोचा। कुछ मिनट इनर स्ट्रगल के बाद वो उठकर बाथरूम गया, ड्रेस चेंज की और फर्स्ट फ्लोर से कुछ इंग्रेडिएंट्स निकालकर फेना पॉटर नूडल्स बनाया। इस बार वो मीट पेस्ट यूज़ करने वाला था जो उसने 2 दिन पहले बनाया था।
केयरफुली चूजन इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से प्योर रेप्लिका तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि दोनों वर्ड्स का कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग थे, पर टेस्ट काफ़ी अच्छा निकला। एक बाउल नूडल्स, कॉन्डिमेंट्स और मीट पेस्ट के साथ। क्लेन को मॉर्निंग मस्त लगा। न्यूज़पेपर फ्लिप करते हुए उसने चेक किया कि आई ऑफ विजडम ने कोई ऐड डाला क्या। कल रात के सोच के हिसाब से क्लेन सोच रहा था आज थोड़ा मज़े करे, कॉन्सर्ट, ओपेरा या प्ले। म्यूजिक हॉल टिकट्स वेस्ट हिल्सटन शेरवुड बोरो में 6 सोली से ऊपर थे। कॉमन फोक म्यूजिक हॉल्स के टिकट 6 to 9 पेंस। ईच बोरो चीप शोज 1 पेंस ही लेते। क्लेन एंटरटेनमेंट चूज कर रहा था, तभी डोरबेल बज गया, डिंग डोंग। चैप्टर 402। कौन है वहाँ? क्लेन ने सर झटका और दरवाजे की तरफ देखा। उसको अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई बीमारी हो। दरवाजे की घंटी बजने का डर बिल्कुल वैसे ही था जैसे उसको अर्थ पर अपने फ़ोन की रिंग सुनने से लगता था। एक छोटी सी घबराहट जो अंदर तक चुभती थी। कागज़ और मैगजीन को साइड पर रखकर खाली प्लेट पर नज़र डाली, जो इतनी साफ थी कि उसमें सीजनिंग का भी निशान नहीं रहा था। फिर वो उठा और दरवाजे की तरफ चला। हैंडल पकड़ने से पहले ही उसे पता चल गया था बाहर डॉक्टर एरन खड़ा होगा। तुम्हें काम पे नहीं जाना था? क्लेन ने अपने आप से फुस करते हुए दरवाज़ा खोला। गुड मॉर्निंग एरन, आज फॉग ग्रे है, उसने मुस्कुराया। एरन का चेहरा अभी ठंडा था, मगर इस बार उसमें चिंता और डर भी इकट्ठा हुआ था। उसने अपनी गोल्ड रिम्ड चश्मा को थोड़ा धक्का दिया और बिना किसी फॉर्मल ग्रीटिंग के सीधे बोल पड़ा, शेरलॉक, मुझे फिर सपना आया, फिर से विल ऑसेप्टिन का सपना देखा। क्लेन थोड़ा फ्रीज हो गया। अरे पर रियल पेपर क्रेन तो मेरे पास है, ग्रे फॉग के ऊपर। जो मैंने बनाया था वो नाइट हॉक्स के पास है। अगर नाइट हॉक्स ने जो क्रूड पेपर क्रेन रख दिया वो सपना भी ला रहा है, तो ये मिस्टिकल लॉजिक से मैच नहीं करता। क्लेन अंदर से सोचने लगा, फिर सीरियस टोन में बोला, वो वही सपना था जो पहला था? नहीं, इस बार ज़्यादा डरावना नहीं था। एरन ने थोड़ा सतर्क होकर जवाब दिया, मैंने एक ग्रिम सेमेट्री का सपना देखा, तुमको याद है ना? याद है, क्लेन ने थोड़ा शांत जवाब दिया। बैक देन क्लेन को याद था कि उसने कुछ स्टूडेंट्स और एक मिस्टिसिज्म न्यूबी कापुस्की को ग्रिम सेमेट्री के बाहर स्पिरिचुअल डांस करते हुए पकड़ा था। कापुस्की ने बाद में एक कॉपर विसल भी दिया था जो मैसेंजर बुलाने का काम करता था। एरन ने ठंडी सांस ली और आगे बोला, मैं सपने में सिमेट्री के बाहर वाले जंगल देखा। एक बर्च ट्री था जिसका छिलका एक लंबी स्ट्रिप से हटा हुआ था। विल ऑसेप्टिन उस पेड़ के नीचे बैठा था, बिल्कुल शांत, मुझे देख रहा था। फिर क्या हुआ? क्लेन ने प्रेस किया। एरन ने सर हिलाया। सपना ही खत्म हो गया, बस वही देखा। क्लेन के दिमाग में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ चलने लगी। अगर सपना पेपर क्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो फिर पहले जो पेपर क्रेन स्वैप हुआ था उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी, और अगर रिलेटेड है तो फिर कैसे मैकेनिज्म चल रहा था जो क्रूड क्रेन से भी सपना ट्रिगर हो रहा है। क्लेन ने अपनी आवाज़ को ठंडा रखते हुए पूछा, एरन तुम मुझसे क्या चाहते हो? एरन ने गर्म सांस बाहर छोड़ी जो धुंध में ढंग से वाइट मिस्ट बन गई। मैं उस जगह जाकर देखना चाहता हूँ जिसे मैं सपने में देखा। अभी दिन के वक्त क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर लोगे? मैं तुम्हें 1 पाउंड दूंगा। दिन में जाने पर बड़ी खतरनाक चीज़ें मिलने का स्कोप कम होता है। क्लेन ने सोचा, थोड़ा सोचकर बोला, मैं ये रिक्वेस्ट ले लेता हूँ, लेकिन पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम वापस कैथेड्रल जाकर अपना सपना उस बिशप को बता दो जिससे तुम पहले मिले थे। एरन ने हैरानी से पूछा, तुम हमेशा क्यों कहते हो कैथेड्रल जाओ? तुम पहले लॉजिकल समझा चुके हो। अगर मिस्टिक पावर है तो चर्चेस के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, या कम से कम साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल से लगने वाले सपनों में भी तुम कैथेड्रल क्यों रिकमेंड करते हो? क्लेन ने 2 सेकंड सोचा और मजाकिया अंदाज में बोला, मैं डिटेक्टिव हूँ और मैंने बहुत अजीब चीज़ें देखी हैं, कभी कभी माइन्यूट हेल्प चाहिए होती है। फिर थोड़ा मुस्कुरा के बोला, बस मजाक कर रहा था, चिल कर। एरन, मैं पहले कपड़े बदल लेता हूँ और हाँ, बर्तन भी धो दूंगा। भूख और ठंड का कॉम्बिनेशन था। क्लेन ने डॉक्टर एरन के साथ दरवाजे के बाहर खड़े खड़े बातचीत की और फिर वॉशरूम गया। ऊपर ग्रे फॉग में डिविनेशन भी कर लिया। रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल निकला। अगर कोई बड़ा खतरा होता तो वो एक्सक्यूज देकर मिशन मना कर देता। हिल्सटन बोरो, मायरिड स्टार कैथेड्रल। शेरलॉक, तुम मेड क्यों नहीं रखते? एक ग्रेट डिटेक्टिव के पास तो सर्वेंट्स होने चाहिए, एरन ने पूछा जब वो कैथेड्रल की तरफ जा रहे थे। क्लेन ने थोड़ा भारी सांस ली और स्टोरी सुनाने लगा। एक डिटेक्टिव ने मेडिन रख ली, कुक कर ली, असिस्टेंट भी। एक केस के चक्कर में उसने एक बराबर मर्डरर को पकड़ लिया। उस मर्डरर ने डिटेक्टिव के घर घुसकर रिवेंज लेने की कोशिश की। डिटेक्टिव थोड़ा इंजर्ड हुआ पर 2 सर्वेंट्स मर गए। एरन समझदारी भरी आवाज़ में बोला, समझ गया, तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस किया है। क्लेन ने अंदर से मुस्कुरा कर कहा, सच ये नहीं था, बस स्टोरी थी, लेकिन वो शील्ड्स का बहाना अच्छा लगा। उनका क्लीनिंग मोस्टली मिसेस टेलिन सैमर की मेड करती थी। हफ्ते में 2 बार हर क्लीनिंग की एक सोली। फिर दोनों कैथेड्रल हॉल जाते हैं। अंधेरा, शांत, कैंडललेस, बिल्कुल चर्च और एवरनाइट का स्टाइल।
हॉल के आगे एक ऑल्टर था जिस पर डार्क सेक्रेड एम्बलम बना हुआ था। स्टार्स सेल्फ इल्यूमिनेटिंग पर्ल से इनलेट थे। रूबी से बना क्रिम्सन मून। पूरा हॉल एक सेक्रेड डार्कनेस से भरा हुआ था। छोटे छोटे स्पेक्स ऑफ लाइट क्रिम्सन ग्लो में चमक रहे थे। क्लेन को सेंट सेलेना कैथेड्रल का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था। वो स्टारी स्काई जैसा इफेक्ट करती थी। यहाँ का डिज़ाइन भी अच्छा था, बस उसका नाइट स्पेसिफिक इफेक्ट उतना इंप्रेसिव नहीं। क्लेन एक सीट लेके बैठा, हाफ टॉप हैट हटाया और ब्लैक हार्डवुड केन के ऊपर लीन करा। एरन कन्फेशनल जाकर बिशप से मिलने चला गया। क्लेन ने हॉल में लोगों के डिवोशन को देखा और अपना दिल ट्रैंक्विल महसूस करने लगा। सोचा, ये मेरी 3rd विजिट है गॉडेस के कैथेड्रल में। एक हल्का सा सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ निकल गया। विंटर काउंटी कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी में लियोनार्ड मिशेल को डीकन क्रेस्टेड सेसिमीन ने रेड ग्लव अनाउंस किया। थोड़ा अलग सा प्लॉट चल रहा था, पर ये उस स्टोरी के फ्यूचर हुक्स के लिए था। वेस्टबोरो ग्रीम सेमेट्री के पेरिफेरी। क्लेन और एरन धूल से कफ करते हुए जंगल के आसपास घूम रहे थे। शायद ऐसे पेड़ ही ना हो। ड्रीम्स हमारी रियलिटी को परफेक्टली मैप नहीं करते। एरन थोड़ा डाउटफुल हो रहा था। क्लेन ने केन से पॉइंट किया, चलो एंड तक एक फाइनल ट्राई करते हैं। एरन ने गहरी सांस ली। कुछ आगे चलने पर एरन ने रोका और पॉइंटेड किया, वहाँ देखो। दूसरे साइड में एक बर्च ट्री खड़ा था जिसका एक स्ट्रिप ऑफ बार्क ट्रंक से रिमूव हो चुका था, बिल्कुल जैसे एरन ने सपने में देखा था। एरन ने कॉन्फिडेंस से कहा, बिल्कुल सपने जैसा। क्लेन ने ठंडा आंसर दिया, लेकिन विल ऑसेटिन यहाँ नहीं है। एरन पेड़ के पास गया, थोड़ा सोचा, फिर साइड पे मुड़ते हुए बोला, वो पेड़ के पास बैठा था और मड को पॉइंट कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मड के अंदर कुछ है। तुम खोदने का कह रहे हो? क्लेन ने सीधा सीधा पूछा। एरन ने सर हिलाया, हाँ, अब जब हमें जगह मिल गई तो कंफर्म कर लें। शेरलॉक जाकर सेमेट्री से 2 शॉवल बोरो करो। बेहतर है मैं यहीं रहूं, तुम सेमेट्री जाओ। मैं डर रहा हूं कुछ हो जाएगा। क्लेन कॉशियस रहा। एरन ने मना नहीं किया। कुछ ही देर बाद कुछ पैसे देकर वो वापस शॉवल लेकर आया। एक टूम कीपर भी रखाया और तीनों ने खोदना शुरू किया। क्लेन जब मिट्टी हटा रहा था, एक फेमिलियर स्मेल उठी, कुछ जो उसने पहले भी जैसा महसूस किया था। जैसे जैसे ज़मीन उठी, नीचे से चीज़ें दिखने लगी और फिर मिट्टी के नीचे एक बहुत ही सड़ी हुई रॉटन बच्चे का जिस्म निकला। उसकी स्किन और मांस ऐसे लगे जैसे पिघलने करीब हो। बग्स उसके नाक और मुंह से निकल रहे थे और अंदर झलक रहे थे। क्लैंग! शवल एरन के हाथ से स्लिप कर गया और एक रॉक टकरा गया। उसने बच्चे के पैर की तरफ इशारा किया। उसके मुंह हिल रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। क्लेन ने नौज़े कंट्रोल करते हुए नज़दीक से देखा और पाया उस बच्चे की लेफ्ट लेग के लोअर हाफ मिसिंग था। एरन 2 कदम पीछे हट गया और ज़मीन पे गिरते हुए चीख मारा, विलोसेप्टिन विलोसेप्टिन! वो सच में विलोसेप्टिन का कॉर्प्स था। चैप्टर 403। वो मर गया। क्लेन का दिमाग घूम गया। विलोसेप्टिन मर गया और लगता था कि वो काफ़ी समय से मर चुका है। क्या यह सब झूठ हो सकता है? क्लेन बच्चे की लाश को हैरानी और शक भरी नज़रों से देख रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल उछल रहे थे। जितना वो जानता था, विलोसेप्टिन कोई आम बच्चा नहीं था। कुछ तरीके से वो मॉन्स्टर पाथवे का सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ मर्क्यूरी से जुड़ा हो सकता था। जो छोटी सी बातें मैंने देखी थी, एक कैजुअल डॉक्टर, तुम्हारी किस्मत खराब होगी जैसे बात ने एरन को लंबे समय तक बदनसीबी दी थी। पेपर क्रेन जिसने एरन के एस्ट्रल प्रोजेक्शन को स्पिरिट वर्ल्ड में लोकेट करवाया और आर्टिफिशियल रिविलेशन डाल दी। ऊपर ग्रे फॉग के ऊपर भी क्लेन को बस एक अंदाज़ा मिला था, कोई पक्का नतीजा नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा बच्चा बिना कारण मर गया? वो डॉक्टर एरन के सपनों से पहले मर चुका। उसकी फैमिली का क्या हुआ? क्लेन ने अपनी आंखें छोटी कर ली। बेचैनी के बावजूद वो धीरे धीरे रॉटन लाश को गौर से देखता रहा। उसने आसपास मिट्टी में फटी हुई टैरोट कार्ड्स देखी। उसके स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने कहा, ये लाश ज़्यादा मुमकिन है विलोसेप्टिन की ही हो। सच्ची में हैरत अंगेज़ है, समझ नहीं आ रहा। क्लेन ने सोचा, मुझे बाद में ग्रे फॉग के ऊपर जाके कंफर्म करना चाहिए कि क्या ये फेक डेथ है, पर ये मेरा मामला क्यों हो गया। मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं इस मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। स्नेक और मर्क्यूरी या कोई सीड आर्टिफैक्ट इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो अपने आप को हैच से बाहर खींचकर टोम कीपर और डॉक्टर एरन से, जो अभी भी मेंटल ब्रेकडाउन के किनारे पर था, उसने कहा, पुलिस को बुलाओ। ठीक है। टोम कीपर पहले शौक में था, फिर जल्द से बोला। शॉवेल हाथ में लेकर वो जंगल से भागा, इतनी तेज़ रफ्तार से जैसे कोई ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहा हो। जैसे अनएक्सपेक्टेड वो आम आदमी था, इतना कॉशियस भी नहीं। ऐसी सिचुएशंस में पीछे से एक्सपोज होना रिस्की होता है। अगर कोई बुरा इरादा हो तो शॉवेल से मारा जा सकता था। क्लेन ने उसकी पीठ को देखा और थोड़ा रिग्रेट से सर हिलाया। नाइट हॉक्स के दिखाए हुए ट्रेनिंग फाइल से उसने देखा था कि बहुत से विक्टिम्स अपने साथियों की वजह से भी मरते थे। यही सोच के क्लेन डॉक्टर एरन के पास गया, झुककर हाथ बढ़ाया। कोई डरने की बात नहीं, वो ऑलरेडी मर चुका है। इट्स अ डेथ दैट स्केयर्स मी, एरन ने थोड़ा संभल कर कहा और क्लेन की हेल्प लेने से मना करते हुए खुद उठ खड़ा हुआ। उसका ब्लैक फ्रॉक कोट मिट्टी से ढका हुआ था। क्लेन को उस कपड़े का बुरा लगना एक अजीब सा एहसास दे रहा था। मैं वो आदमी हूँ जो प्रीशियस चीज़ों का नुकसान नहीं देख सकता, उसने अंदर से सोचा।
एरन अभी भी थोड़ा पैनिक में था, तो क्लेन थोड़ा हल्का सा हंस पड़ा और बोला, ऐसे टाइम पे अपनी ड्यूटी को याद करना काफ़ी असर करता है। सच? एरन थोड़ा शौक से बोला। उसने अपने सीने को 4 बार घड़ी की तरह क्लॉकवाइज टैप किया और धीरे से चैंट करने लगा, एवरनाइट गॉडेस, तुम सबसे ऊंची हो, तुम अनंत से ज़्यादा अमर हो, तुम्हारा भक्त तुम्हारे आशीर्वाद के लिए प्रे कर रहा है। रिपीट करने से एरन धीरे धीरे शांत हुआ। उसका डर कम हो गया। क्लेन ने अपने चेहरे पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम ड्रॉ किया और चुपके से अपने अंदर से मंत्र बोला, गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, तुम्हारा पूरे तरह से बेवफा भक्त तुम्हारी कृपा मांगता है। बोलते हुए वो खुद पर हंसी रोक नहीं पाया। सोचने लगा कि शायद तुरंत लाइटनिंग गिर जाए, पर लाइटनिंग तो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का डोमेन था, गॉड ऑफ स्टीम का नहीं, और क्लेन को ये सब हल्के में लेना आता था। लगभग 20 मिनट बाद दोनों एक नियर बाय पुलिस स्टेशन के इंट्रोगेशन रूम में बैठे हुए मिले। टेस्टिमनी में क्लेन ने सीधे बताया कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और जाहिर नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर एरन ने अपने सपने का पूरा डिटेल बताया, जो उन्होंने बॉडी ढूंढने का रीज़न बताया। क्लेन ने पुलिस के रिएक्शन से समझा कि उन्होंने शायद पहले थोड़ा डाउट किया, पर जब वो बाहर गए तो उनकी एटीट्यूड चेंज हो गई। उन्होंने दोनों के स्टेटमेंट साइन करवा दिए और कह दिया कि वो जा सकते हैं। एरन हैरान था, क्लेन नहीं। ऑब्वियस था कि नाइटहॉक्स इस मामले में इन्वॉल्व थे। डॉक्टर को कैथेड्रल जाने का सजेशन देने की स्ट्रैटेजी का फ़ायदा यहाँ नजर आया। उन्होंने डॉक्टर एरन का पहले से प्रेजेंस चर्च में रिकॉर्ड करके सस्पिशन को ख़त्म कर दिया। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त क्लेन ने एक फैमिलियर फिगर देखा। वो वही नाइटहॉक था जो पहले उसके सपने में आया था। कैप्टन जैसा आदमी ग्रे ट्रेंच कोट में, ठंड से काफ़ी रेजिस्टेंट लग रहा था। उसकी ब्लू आंखें साइलेंटली क्लेन को देखकर नॉर्मल सीनियर इंस्पेक्टर वाली एक्टिंग कर रही थी। क्लेन भी एक ऑर्डिनरी प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा प्रिटेंड करके अपनी चश्मा को नच किया, हार्ट ऑफ हेड पहना और डॉक्टर एरन के साथ एक कैरिज में चलता हुआ स्टेशन छोड़ दिया। कैरिज में एरन ने पूछा, शेरलॉक, तुम क्या सोचते हो, क्या अब ये ख़त्म हो जाएगा? अगर वो बॉडी वाकई विल ऑसेप्टिन की है तो तुमको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लेन ने थोड़ा रुक के बोला, एरन, क्या तुमने इस दौरान कोई और अजीब चीज़ नोटिस की, छोटी सी भी? एरन ने सोचा और फिर सर हिलाया, नहीं, ये मानने लायक खबर है। क्लेन ने एक साय के साथ थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, उस नज़रिए से विलोसेप्टिन की मौत सबसे अच्छी एंडिंग हो सकती है। पेपर क्रेन जो क्लेन ने ऊपर ग्रे फॉग में बनाया था अब कुछ रिवील नहीं करेगा और शायद आगे कोई नाइटहॉक कोई अलग क्लू नहीं ढूंढ लेगा। केस डेड एंड पे चला जाएगा, आर्काइव्स में रखा जाएगा और फिलहाल बंद हो जाएगा जब तक कोई नया एविडेंस ना आए। क्लेन को थोड़ी बहुत चिंता थी कि कोई नाइटहॉक किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ सोच भी ले, पर अभी के लिए सिचुएशन ठीक नज़र आ रही थी। एरन ईज्ड बैक और सस्पिशियसली बोला, सच बताऊं, मुझे लगा मेरा स्टेटमेंट कन्विंसिंग नहीं था, फिर पुलिसमैन ने क्यों बिलीव कर लिया? पता नहीं। क्लेन पजल्ड हुआ। मुझे लगा मुझे वापस लॉयर से बेल लेना पड़ेगा। नो, बेल करवाना पड़ेगा। एरन स्मर्क किया। शेरलॉक, तुम पुलिस स्टेशन से काफ़ी एक्सपीरियंस दिखते हो। क्लेन हंस के डीप वॉइस में बोला, ये हर प्राइवेट डिटेक्टिव की किस्मत है। इसी बीच जब क्लेन और एरन ग्रिम सिमेट्री के पास पुलिस स्टेशन में गए थे, फॉर्स वॉल एक लंबी ब्लैक ड्रेस और बॉनेट मैश के साथ सिमेट्री में एंट्री ले रही थी। वो मिसेस ओलिसा की कब्र पर गई। फॉर्स और जायो अभी 1 घंटे पहले एम्प्रेस बोरो से विस्काउंट ग्लैंड से लोन के लिए आई थी और उन्होंने 400 पाउंड्स का वर्बल एग्रीमेंट मिलवा लिया था बिना इंटरेस्ट के। विस्काउंट ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो मिस्टर एस के कन्वेंट गैदरिंग में सेफगार्ड के लिए साथ चलेंगे। वो एक रॉयल जेलीफिश वेनम क्रिस्टल चाहते थे अपनी एपोथिकरी पोशन कंप्लीट करने के लिए। ऑड्रे ने फैमिली ट्रेजरी से फ्लाइंग यूनिकॉर्न हॉर्न का एक हिस्सा निकाला और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के नाम पे उसे यूज़ करके कुछ डेप्थ ऑफसेट कर ली। फॉर्स ने एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी रखी, ड्यूक नेगन के बच्चों को बुलाकर चेक करवाना कि ट्रेजरी के ड्रैगन स्पेसिमेंस में 1000 फेज हंटर्स का ट्रेस है या नहीं और क्या अंदर लाइट डॉट्स फ्लैश कर रहे हैं। लोन सेटल करने के बाद फॉर्स टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी। वो घर वापस जाके मिस्टर फूल को सेक्रीफाइस चैप्टर रिवील करने से पहले थोड़ा स्लो करना चाहती थी ताकि जाओ सस्पिशियस ना हो जाए। फ्री टाइम का फ़ायदा उठाते हुए उसने कपड़े बदले, हॉर्स कैरियज रेंट की और ग्रिम सेमेट्री आउटस्कर्ट्स ऑफ वेस्ट बोरो चली गई। बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वर्जेशन और इंडस्ट्रक्टिबिलिटी का लॉ जानते हुए फोर्स समझती है कि जिसे उसने इनहेरिट किया मिसेस ओलिसा के लेफ्ट बिहाइंड कैरेक्टरिस्टिक, वही उसको अपेरेंटिस बनाने की मेन इंग्रेडिएंट थी। इसलिए वो मिसेस ओलिसा के ग्रेव पे एक बुके रखती है और दिल से थैंक्स करती है। ठंड थी और ज़्यादातर फूल पहले से सूख चुके थे, पर फॉर्स ने ग्रीन हाउस से महंगा सा प्लेन फूल खरीदा। नोबेल्स के विंटर बैंक्वेट्स के फूल मोस्टली ग्रीन हाउस से आते थे, कुछ डायरेक्ट वार्म साउथ से एयरशिप्स पे आते थे। आम मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। फॉर्स ने दिल से सोचा, थैंक यू एम्परर रोजेल फॉर योर इन्वेंशन। कब्र के ब्लैक टोम्बस्टोन के सामने खड़ी होकर फोर्स ने फोटो देखा और फूल रख के धीरे से थैंक यू कहा। फिर उसने आंखें बंद करके थोड़े पल पुरानी यादें याद की। तभी एक थोड़ी बूढ़ी आवाज़ आई,
तुम सच में अच्छी और दिल से दयालु हो। फोर्स ने आंखें खोली और देखा मिस्टर लॉरेंस अब्राहम फैमिली से खड़ा था। उसके हाथ में भी सिंपल बुके था। नहीं, ये दयालुता नहीं, ये ग्रैटिट्यूड है। मिसेस ओलिसा ने मुझे वो गर्म एहसास दिया जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। फोर्स ने सच बोल दिया। उसकी आंखें नम हो गई। लॉरेंस ने फूल नीचे रखने और एक सॉफ्ट साई निकाला। ये दिखता है कि तुम रिश्ते का मूल समझती हो। थोड़ी देर पर बात करने के बाद जैसी फोर्स वापस जाने वाली थी, लॉरेंस ने अचानक बहुत जोर से खांसी करना शुरू किया। कफ कफ। वो ऐसे खांसी करता रहा कि उसके पैर डगमगा गए और वो जमीन पर गिरने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांस रुकने वाली हो। फोर्स, जो एक डॉक्टर ट्रेनिंग की थी, बिना सोचे तुरंत मुड़ के उसके पास गई और फर्स्ट एड शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लॉरेंस की हालत स्टेबलाइज हुई। वो होश में आके फोर्स की तरफ मुस्कुराया। लेडी, क्या तुम मुझे होटल तक छोड़ सकती हो? बिल्कुल, फोर्स ने मदद की और उसको खड़ा करने में हेल्प की। लॉरेंस थोड़ा आउट ऑफ फोकस नजर आया, हल्का स्माइल और एक उदासी हंसी। मेरा मानना है कि शायद मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। कहानी यही छोटी सी सस्पेंस रखती है। वेलोसिप्टिन की लाश मिलना, पुलिस का रिएक्शन और फोर्स का सिमेट्री विजिट, सब आगे बड़े मुद्दों के लिए राह बनाता है। चैप्टर 404, वेस्ट बोरो कार्ल पेंसा होटल। फोर्स ने लॉरेंस को कमरे तक लिफ्ट करके बेड पे पहुंचाया। होटल काफ़ी शानदार था। हर जगह घाने नरम ग्रेइश येलो कारपेट्स बिछे हुए थे, सिर्फ वॉशरूम के अलावा। दीवारों पे मशहूर ऑयल पेंटिंग्स की नकल लटकी थी। लॉरेंस सांस लेते हुए बोला, शुक्रिया मिस वॉल, माफ़ कीजिए एक मरने वाले आदमी के लिए जो झुक नहीं पा रहा। नहीं मिस्टर लॉरेंस, आप ठीक हो जाएंगे, फोर्स ने तसल्ली देते हुए कहा। मैं पहले डॉक्टर थी, मैं पक्का कह सकती हूँ कि आप अभी जिंदा रह सकते हो। थोड़ा आराम कीजिए, फिर क्लिनिक या हॉस्पिटल चलते हैं। लॉरेंस हल्का सा मुस्कुरा के बोला, मैं अपनी फिजिकल हालत को अच्छी तरह जानता हूँ, आपको मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं। और हाँ, मैं आर्मेचर और एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मुझे पहले से एहसास था कि मैं बैकलैंड के इस होटल में ही मरने वाला हूँ। उसकी बातों में कुछ छुपा हुआ सच था। वो अब तक करीब 80 के पास था। जवानी वाले जोश और ताकत अब कम थे। अगर उसने सीक्वेंस पोर्शन ना लिए होते जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाते थे, तो शायद उसको कब का छुपा दिया गया होता। लॉरेंस ने जल्दी से अपने हाफ ओपन कोट के अंदर से एक पाम साइज नोटबुक निकाली। उसका हार्ड पेपर कवर ब्रॉन्ज ग्रीन था, बहुत पुराना सा लगता। उसके ऊपर पुरानी फेसैक में लिखा था, आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। लॉरेंस ने नोटबुक अपने छाती पर रखते हुए गहरी सांस ली। मिस वॉल, अगर मैं यहीं मर जाऊं तो क्या आप इसे प्रिट्स हार्बर भेज देंगी? मिस्टर लॉरेंस, आप ठीक हो जाएंगे, फोर्स ने फिर से कहा। मगर फिर उसकी नज़र नोटबुक पर चली गई। वो ज़्यादा मोटे पेजेस वाली नहीं थी। 3 तरह का पेपर था, एक पीला पार्चमेंट, थोड़े पेजेस, एक येलोइश ब्राउन गुड स्किन, मिडिल अमाउंट और आम वाइट पेपर की छोटी सी स्टैक। लॉरेंस मुश्किल से हंसा और फिर बहुत धीरे से कहने लगा, मैं मतलब कर रहा हूँ मिस वॉल, क्या आप मदद करेंगी? प्रिट्स हार्बर दूर नहीं है। स्टीम लोकोमोटिव से मैं आधा दिन में राउंड ट्रिप कर सकती हूँ अगर ज़रूरी हो। फोर्स ने नोट किया। लॉरेंस का दिमाग थोड़ा सा क्लियर हुआ। उसके चेहरे पे सुकून आया। जब मैं मरूंगा तो 10 मिनट रुकना, मेरे जिम से एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट निकालना और इस नोटबुक के साथ डोरियन ग्रे को प्रिट्स हार्बर फिशरमैन एसोसिएशन में भेजना। मेरे वॉलेट में 40 पाउंड कैश रिवॉर्ड हैं और ये कपड़े इनको राख कर देना। जी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं, फोर्स ने अर्नेस्ट तरीके से कहा। लॉरेंस ने सादे टोन में बोलना जारी रखा, हो सकता है डोरियन तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे, वो तुम पे डिपेंड करेगा। मैं ओलिसा के मामले से कह सकता हूँ, तुम अच्छी हो। फिर ऐसा लगा जैसे वो फिर से थोड़ा ल्यूसिड हो गया। मिसेस वॉल, ज़रा नीचे जाके एक जग पानी ले आओ, पता नहीं वेटर कब आएगा। ज़रूर। फोर्स बिना सोचे जग लेकर बाहर चले गई, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसको अजीब सी फीलिंग हुई। जग भारी था, पानी ज़्यादा था और उसी वक्त उसने कमरे में स्पिरिचुअलिटी का एक तेज़ फ्लक्चुएशन फील किया। फोर्स थोड़ी देर के लिए झुक सी गई, फिर समझ गई मिस्टर लॉरेंस अपनी मौत महसूस कर रहा था। वो डर रहा था कि उसका जिस कंट्रोल खो दे और वो एक मॉन्स्टर बन जाए। उसने सोचा अगर उसका बदन मॉन्स्टर में बदल गया तो सब प्लान्स बेकार हो जाएंगे। इसीलिए उसने सोचा कि इंसान ही मरना बेहतर है। बियॉन्डर के लिए एक आखिरी इज्जत की बात। फोर्स थोड़ी उदास हो गई। वो खिड़की के पास वापस गई और 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खोलते हुए देखा कि लॉरेंस बेड पे शान लेटे हुए अब ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। उसके पास एक डायमंड था, आँख के साइज़ का, जो रोशनी बेहतर कर रहा था। खिड़की से अभी जो रोशनी आ रही थी वो उस डायमंड में से नाच रही थी, तारों जैसी चमक। फोर्स ने ध्यान से चेक किया, मौत का कारण ऑर्डिनरी कार्डियक अरेस्ट था। उन्होंने थोड़ा सा रुक कर कुछ स्टेप्स लिया, फिर नीचे जाके होटल स्टाफ को बोलना शुरू किया। शेरवुड बोरो 15 मेन स्ट्रीट। क्लेन ने थोड़ा आराम किया घर आकर, फिर ऊपर ग्रे फॉग में गया वेलोसिप्टिन के मामले में डिविनेशन करने के लिए। उसने पेपर क्रेन को डस्टबिन के कोने से उठाया, लॉन्ग ब्राउन टेबल पर रख दिया।
टोपैज पेंडेंट अपनी स्लीव से निकाला, स्पिरिट पेंडुलम हाथ में पकड़ लिया और कॉजिटेशन से अपना कंडीशन एडजस्ट किया। सब कुछ बिल्कुल प्रिसाइज। वो वुड्स के सीन को याद करता रहा जो सिमेट्री के बाहर था। शायद उसने कुछ डिटेल्स मिस किए थे, पर स्पिरिचुअलिटी चूक नहीं सकती। डिविनेशन का मकसद था डिस्ट्रैक्शंस हटा के सीधा सच तक पहुंचना, ग्रे फॉग का फ़ायदा उठा के। उसने गोल्डस्किन पार्चमेंट पे स्टेटमेंट लिखी, विल ऑसेप्टिन इज कम्प्लीटली डेड। पेपर क्रेन को सेंटेंस के बगल में रखा, टोपैज पेंडेंट को करीब लाया, कॉजिटेशन में गाया। जब पेंडुलम खुला तो वो तेज़ और हाई एम्पलीट्यूड से काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था। नेगेटिव रिजल्ट मतलब विल ऑसेप्टिन पूरी तरह मर चुका नहीं है। क्लेन हैरान हुआ, लेकिन एक्सपेक्ट करता था कि कुछ अजीब नतीजा आएगा। उसने नया स्टेटमेंट लिखा, दैट कॉप्स वॉज विल ऑसेप्टिन्स। इस बार पेंडुलम पॉजिटिव दिखा, मतलब वो लाश वाकई विल की ही थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने लिखा, विल ऑसेप्टिन्स कॉप्स विल रेजुरेक्ट। कुछ मोमेंट्स के बाद पेंडुलम फिर से काउंटर क्लॉकवाइज घूमा, मतलब नेगेटिव। ये बताता है कि लाश वापस जीवित नहीं होगी, कोई रीएनिमेशन नहीं होगी। क्लेन ने सोचा, लगता है विल ने अपनी पुरानी बॉडी छोड़ दी और किसी और फॉर्म में सर्वाइव कर रहा है। ये स्नेक ऑफ मर्क्यूरी से जुड़ा हो सकता है। उसने और डिविनेशंस कोशिश की, विल ऑसेप्टिन्स प्रेजेंट स्टेट जैसे स्टेटमेंट पर बार बार फेल हुआ। ड्रीम डिविनेशन से फिर से विल ऑसेप्टिन्स करंट लोकेशन पूछा तो एक डार्क रूम और रनिंग वाटर का सीन आया, पर वो फीलिंग पहले से थोड़ी डिफरेंट थी। क्ले ने डिसाइड किया, ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो ये DT लेवल कॉन्फ्लिक्ट है और मैं इसमें फंस नहीं जाऊंगा। स्नेक ऑफ मर्क्यूरी जैसे सीक्वेंस 1 के बीच का ये फाइट सीक्वेंस 0 के मामले से जुड़ा हो सकता है, मतलब बड़े गोल्स का खेल। वो ग्रे फॉग से निकलकर रियल वर्ल्ड में वापस आया। एम्प्रेस बोरो एक छुपा हुआ घर। मिस्टर ए का अरेंज बियॉन्डर गैदरिंग चल रहा था शेड्यूल के मुताबिक। फोर्ड और जाओ ने कपड़े बदले हुए थे और विस्काउंट ग्लेंड को अकंपनी करके हॉल में बैठ गए। विस्काउंट आयरन ब्लैक मास्क पहने था। अटेंडेंट्स को अपनी नीड्स लिखवाई और गैदरिंग शुरू से पहले प्रेयर की। फोर्स थोड़ा हुड से फेस छुपा रही थी। मिस्टर लॉरेंस वाले मामले के बारे में सोच रही थी। उसने नोटबुक जल्दी से फ्लिप किया। बहुत पेजेस ब्लैंक थे। रिटन कंटेंट अजीब सिंबल्स और मैजिक लेबल से भरा हुआ, जिन्हें वो समझ नहीं पाए। लेकिन अब उसको एक चीज़ याद रखनी थी, प्रॉमिस पूरा करना। तभी मिस्टर एग्जैजरेटेड हुड में सोफा पर बैठा एक सुखरी आवाज़ में बोला, मेरे पास एक मिशन है, उन लोगों को ढूंढो जो फूल को मानते हैं। फोर्स तुरंत अपनी सोच से लौट आई। ये लाइन उसकी पूरी अटेंशन खींच गई। कौन थे वो लोग जो फूल को मानते? क्या उसकी कोई कनेक्शन थी? क्या ये मिस्टर ए का असली मकसद था, द फूल के डिवोटीज कलेक्ट करना? फोर्स की आंखों में एक नई क्यूरियोसिटी जगी और उस रोटेशन में उसने सोचा कि उस प्रॉमिस को निभाना और इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। लॉरेंस का खामोश इंतज़ाम, क्लेन के डिविनेशन के रिजल्ट्स जो विल ऑसेप्टिन को पूरी तरह मारना से मना करते हैं, और मिस्टर ए का अजीब मिशन जो द फूल के बिलीवर्स को ढूंढने को कह रहा है। चैप्टर 405। द फूल। मिस्टर ए की गैदरिंग में मौजूद जो बियॉन्डर्स थे वो सभी लफ्ज़ पे सोचने लगे या अपने साथियों से बातचीत करने लगे। क्या उन्होंने कभी किसी ऐसे ईमान या अकीदा वाले बंदे से मुलाकात की थी? ये किस वक्त से उभर के आया? किसी ने धीरे से पूछा। मिस्टर ए ने इसी वक्त उनके पास खड़ा एक अटेंडेंट से कहा कि ब्लैक बोर्ड उठा दे, जिस पर लोइन लैंग्वेज में कुछ लाइन्स लिखी थी। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वील्ड्स गुड लक। अटेंडीज ने बोर्ड को घूर के देखा और मिस्टर ए ने कान में कुछ खराश वाली भारी सी आवाज़ में कहा, हर्मीज़ का इस्तेमाल करके ये मत पढ़ो, और जोटून, एल्विस, ड्रैगोनीज, पुराने हर्मीज़ भी मत यूज़ करना। इनसे संबंधित जो भी तारीफ या गुणगान लिखोगे वो खुलकर मत लिखो, अन्यथा संभव है कि भयानक हो जाए। मुझे द फूल के विश्वासी ढूंढ कर लाओ। हो सकता है वो लोग उस मिस्टीरियस रूलर के फॉलोअर्स भी हों, या फिर किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक के। अगर कोई भी संकेत मिले तो सीधा मुझे बताओ। इनाम इतना बढ़िया दूंगा कि तुम्हारी सोच से बाहर हो जाएगा। क्या ये डिस्क्रिप्शन, क्या ये किसी बहुत बड़े इंसान जैसा नहीं लगता? मैंने ऐसी चीज़ें सिर्फ 7 गॉड्स की पुरानी किताबों में देखी हैं। पार्टी के एक मेंबर ने सरप्राइज से कहा। उसका दोस्त हिलकर बोला, ज़्यादातर कल्ट्स जिस चीज़ को मानते हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस एक ही टाइप की होती हैं, एक जैसी लाइंस दिखती हैं। क्या सच में ये कल्ट है? बाकी अटेंडीज हैरान हो गए। यूजुअली जब हम स्पिरिट वर्ड से किसी चीज़ को बुलाते हैं तो उसका मेंशन 3 लाइन्स में होता है, लेकिन एक लाइन में अक्सर होता है द ब्लेस्ड वन ऑफ समवन या दैट विच बिलोंग्स टू। ये स्टाइल अलग है। एक जो मिस्ट्री में एक्सपर्ट था समझाने लगा। जब सब ये बातें कर रहे थे और फोर्स का दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। ये तो द फूल का ऑनरफिक नाम है, उसने सोचा। लोइन भाषा में लिखा होने के बाद भी वो श्योर थी कि वही वर्ड्स उस पेपर पर थे जो उसने पहले देखा था।
फिर मिस्टर ए द फूल के फॉलोअर्स को क्यों ढूंढना चाहता है? क्या ऑरोरा ऑर्डर इसके पीछे है? फोर्ड्स के थॉट्स कन्फ्यूजन से भर गए। उसको याद था कि मिस्टर ए ऑरोरा ऑर्डर का मेंबर था। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पहले इंटिस एम्बेसडर बेकरलैंड के मर्डर की जिम्मेदारी ली थी। सरप्राइज होने के बाद फोर्स ने अपने आप को चेक किया। डर था कि कोई जान ना ले कि वो टेरर क्लब की मेंबर है, या उसको पता चल जाएगा कि वो द फूल की तरफ से किसी तरह से ब्लेस्ड है। I just recited the fool का honorific name on that piece of paper and got pulled above the grey fog. फोर्स ने सच कहा। किसी को ये बात पता नहीं थी और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन पेपर से एक लिंक तो था। वो पेपर उस बुक के अंदर छुपा हुआ था जो विस्काउंट ग्लैंड से उधार ली गई थी। फोर्स के दिमाग में ये बात आई, वो लाइन द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा उसी पेपर पर तो लिखी थी ना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जाओ को भी वो डरावना इंसिडेंट याद आ गया जो उसने पहले फील किया था, मगर बाउंटी हंटर होने की वजह से उसने चुप रहना ठीक समझा। फिर दोनों की सोच एक ही इंसान पर गई, विस्काउंट ग्लैंड। विस्काउंट खुद ब्लैक बोर्ड देखते हुए सोच में पड़ गया और बोला, ये ऑनरिफिक नेम अनयूजुअल है, लेकिन सुनने में बड़ा इंप्रेसिव लग रहा है। फिर उसने फोर्स और जाओ की तरफ देखा और पूछा, तुम दोनों मुझे अजीब नज़रों से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, दोनों ने एक साथ में झट से कहा और झूठ की स्माइल दी। रात को एक अच्छा घर में डिनर के बाद ऑड्रे अपनी साइकोलॉजी टीचर एस्केलांटे के साथ उस बड़े गोल्डन रिट्रीवर सूजी को लेकर एक्टिविटी रूम में गई। उसकी मेड और बॉडीगार्ड बाहर रुके। रूम में गैस लैंप्स नहीं जल रहे थे, सिर्फ गोल्डन कैंडल लैंप से हल्का सा लाइट था। ऑड्रे ने अभी गौर से देखा ही था कि एक आदमी 30 के आसपास एक एज का ग्रे टेल कोट पहना दिखाई दिया। एस्केलांटे ने इंट्रोड्यूस किया, ये मिस्टर स्टीफन हैम्प्रेस हैं, फर्नीचर बेचने वाले। हैम्प्रेस मुस्कुरा कर कहा, एस्केलांटे मत बताओ, मुझे गेस करने दो। उसकी मूछें बहुत अच्छे से ट्रिम थी, आंखें डार्क ब्राउन और चार्मिंग। वो ज़्यादा टीचर जैसा लग रहा था, मर्चेंट नहीं। वो ऑड्रे को अच्छे से देखकर बोला, तुम ऑब्वियसली एस्केलांटे की स्टूडेंट हो, तुम एजुकेटेड हो, सिंपल मगर प्यार से भरी हो, और सबसे क्लियर बात, तुम बहुत खूबसूरत हो, एक एंजल जैसी। उन्हें हाथ से चेस्ट पे टच करके थोड़ा ड्रामेटिक बाव किया। वेलकम द ब्यूटीफुल मिस एंजल। ऑड्रे ने सोचा, साइकोलॉजी स्टूडेंट के बीच ये सब कॉमन था। उसने तुरंत ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी। उस आदमी के कपड़ों और घर के फर्नीचर से पता चलता था कि वो बहुत ध्यान रखता है कि लोग उसे कैसे देखेंगे। रिंग का सफ़ायर क्वालिटी में एवरेज था, कोई मैजिक सिंबल नहीं। उसको वैनिटी लग रही थी। उसका परफ्यूम फीमेलिश टाइप का कन्फ्यूजन था। इन सब चीज़ों से ऑड्रे ने समझा, हैम्प्रेस शायद मैन पसंद करता हो और रोल प्ले वाला इंसान है, छिपा हुआ, गार्डेड और थोड़ा दिखावा करने वाला। जब एक्टिविटी रूम में उनकी बातचीत चली, ऑड्रे मोस्टली सुन रही थी और सिर्फ क्वेश्चंस पूछ रही थी, क्यूरियस और इनोसेंट स्टाइल में। एस्केलांटे और हैम्प्रेस ने बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड, स्पिरिट वर्ड, कलेक्टिव सबकॉन्शियस जैसे टॉपिक्स पर बात की। ऑड्रे को कुछ छोटे आइडियाज़ मिले जो उसने पहले सोचे थे। बाहर निकलते हुए ऑड्रे ने एस्केलांटे से पूछा, मैं कब मिस्टर हैम्प्रेस जैसी साइकोलॉजी में बहुत अच्छी हो जाऊंगी? एस्केलांटे ने मुस्कुराते सिर्फ कहा, बहुत जल्द। रात में क्लेन फिर ऊपर ग्रे फॉग में दिखाई दिया, थोड़ा स्लीपी होने के बावजूद। मिस मैजिशियन की रिपोर्ट ने उसको जगा दिया। और ऑर्डर द फूल के बारे में जानता है? उनको मेरा ऑनरिफिक नेम पता चल गया। ट्रू क्रिएटर ने मुझे लॉक कर लिया। क्लेन तुरंत सीधा बैठ गया, अटैक के लिए रेडी। वो जल्दी से फाइनल थ्योरी को जेट करने लगा। अगर ट्रू क्रिएटर ने मुझे लॉक किया होता तो मिस्टर ए मेरे पास पहले ही आ चुका होता, छोटी चोरी का बहाना या गैस मीटर वाले पेनी की कहानी लेकर। शायद एक सेंट भी आता। इसका मतलब सीधा ये नहीं हो सकता, सिर्फ द फूल का ऑनरिफिक नेम बैकलैंड में किसी ने लीक कर दिया, लेकिन कौन? क्लेन ने सोचा, एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है, लिटिल सन ने अभी हाल ही में मेरा ऑनरिफिक नेम पढ़ा था जब वो एक्सप्लोरेटरी टीम के एक करप्ट मेंबर के साथ था। उसने बाली का रिचुअल किया और वहाँ फूल के कुछ सिंबल्स थे। ओल्ड पैलेस का भी मेंशन हुआ। ऑल ब्लैक आई का यूज़ भी हुआ था, जिसमें ट्रू क्रिएटर की मेंटल करप्शन थी। शायद इसी वजह से उसने कन्फर्म किया कि मेरा ब्लेस्ड और फॉलोअर्स बैकलैंड में हैं। अब मुझे ऑल ब्लैक आई ओपन नहीं रखना चाहिए, क्लेन ने सोचा। फिर क्लेन को एक और प्रॉब्लम दिखाई दी। मिस्टर ए ने बाउंटी अनाउंस किया एक ओपन गैदरिंग में। क्या वो बेवकूफ़ है या जानबूझकर फिशिंग कर रहा है? क्लेन ने थोड़ी नफरत भरी स्माइल के साथ सोचा। ऑरोरा ऑर्डर के लोग पागल और कट्टर हैं, उनका सोचना कभी समझ नहीं आता। अगर मैं पागल हूँ तो तुम मेरी सोच का अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। बस ऐसे ही थोड़ा सा सिनिकल होकर सोचा, और इस तरह से चैप्टर एंड होता है। मिस्टर ए का अनाउंसमेंट, फोर्स और जाओ की चुपचाप घबराहट, विस्काउंट ग्लैंड के बिना मतलब की स्माइल, ऑड्रे का साइकोलॉजी मीटिंग और क्लेन का गहराई से सोचना कि कौन क्या गेम खेल रहा है। चैप्टर 406। अब द ग्रे फॉग, वो मैग्निफिसेंट पैलेस अपनी ही स्टिलनेस में डूबा था, जैसे समय ने उसके अंदर रुकना सीख लिया हो। ब्रॉन्ज टेबल पर क्लेन अपनी उंगलियों से एक ही हल्की सी रिदम बनाता रहा, एक बीट जो उसके अंदर चल रहे कॉन्ट्राडिक्शन और कन्फ्यूजन को रिफ्लेक्ट करती थी।
ऑरोरा ऑर्डर का शैडो उसके दिमाग पे था, उनका ओरेकल मिस्टर ए और वो इनसेन अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने ओपनली द फूल के बिलीवर्स के लिए बाउंटी रखी थी। ये डेंजरस भी था और अब्सर्ड भी। क्लेन के अंदर पहले इंस्टिंक्ट आया, सिंपल है, रिपोर्ट कर दो। मिस्टर ए का गैदरिंग एड्रेस तो मुझे मिस मैजिशियन से मिल ही जाएगा। मैं नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स या मशीनरी हायरमैन को क्वाइटली इन्फॉर्म कर दूंगा। मिस्टर ए जैसे ओरेकल्स पर तुरंत एक्शन होगा, प्रॉब्लम खत्म। लेकिन क्लेन अपना ही प्लान सोचकर फ्रीज हुआ। वेट, अगर मिस्टर ए ने डिलिबरेटली ये ट्रैप सेट किया हो तो? अगर उसने ये सोच रखा हो कि कोई ना कोई उसको रिपोर्ट करेगा और फिर वो कंफर्म कर लेगा कि बिलीवर्स उसके प्रीवियस गैदरिंग में ही बैठे थे? और ये आइडिया क्लेन को डिस्टर्ब कर गया, क्योंकि उसने अपने नाइट हॉक डेज में देखा था सबसे इफेक्टिव ट्रैप वो होता है जो तुम्हें लगता है तुम्हारी जीत है, और फिर अगर इनोसेंट बियॉन्डर्स उसके हाथ लग गए तो ट्रू क्रिएटर के कल्टिस्ट उनको करप्ट कर देंगे। सीक्रेट्स को हाइड करना इम्पॉसिबल हो जाता है जब तुम्हारा दिमाग ही ट्विस्ट हो जाए। क्लेन ने साह लिया। बेस्ट है रिपोर्ट ना करना। अगर उनको बिलीवर्स चाहिए तो वो एग्जिस्ट ही ना करते। फूल के सिर्फ एक ही बिलीवर है, मैं खुद। टैरोट क्लब भी फॉर्मली बिलीवर्स नहीं है। बाकी दुनिया में कोई फूल्स कल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिप्स पे एक ड्राई स्माइल आई। आयरनी ये है कि मैं खुद फूल हूँ और मैं ही बिलीवर भी, और ये बोस्ट करने लायक भी नहीं। फोर्स अपनी तरफ। जब मिस्टर फूल का काम रिप्लाई डोंट वरी अबाउट इट रिसीव करती है तो उसका दिल इंस्टेंटली लाइटन होता है। उसके लिए ये एक प्रूफ था कि ऑरोरा ऑर्डर बस एंड्स है मिस्टर फूल की नज़रों में। लेकिन जब उसने कॉशियस क्यूरियोसिटी से पूछा ऑरोरा ऑर्डर एग्जैक्टली किस एग्जिस्टेंस को वर्शिप करती है, तो ग्रे फॉग के अंदर वो हाई बैक चेयर पर बैठा साइलेंट रूलर एक काम वॉइस में जवाब देता है, द ट्रू क्रिएटर। फोर्स के लिए ये एक शॉक वेव था। उसने तुरंत कनेक्ट किया। सिटी ऑफ सिल्वर में एक्सप्लोरेटरी टीम का करप्शन, लिटिल सन का सैक्रिफिशियल रिचुअल और अब मिस्टर ए का डेस्परेट हंट सब एक ही स्ट्रगल का हिस्सा है। एक फूल और एक ट्रू क्रिएटर के बीच की कन्फ्रंटेशन। फोर्स ने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से अपना लॉरेंस का इंसिडेंट डिटेल किया, उसका विल, उसका नोटबुक जो एक मिस्टिक रिकॉर्ड जैसा लगता था, और वो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक जो उसने छोड़ा। नर्वसली बोला, ऑनरेबल मिस्टर फूल, मुझे क्या करना चाहिए? और क्लेन ने अपने अंदर सार्कास्टिक सोचा, क्या लकी है ये मिस मैजिशियन, इतना बड़ा गेन उनके लैप में गिरता है और मैं सिर्फ डेप्ट और स्कीम्स के पीछे भागता रहता हूँ। उसने चकल करते हुए काम जवाब दिया, फॉलो द ट्रू डिज़ायर्स इन योर हार्ट। फोर्स का माइंड सेटल हो गया। हाँ, प्रिट्स हार्बर जाना ही होगा। 1 घंटे की ट्रेन राइड है, वहाँ डोरियन ग्रे तक नोटबुक और कैरेक्टरिस्टिक डिलीवर कर दूंगी। उसके बाद सेक्रीफिशियल रिचुअल हुआ जिसमें उसने 600 पाउंड्स के बदले एक शेरिफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक लिया। उस ऑब्जेक्ट का ब्लैक आयरन और क्रिम्सन ग्लो उसके हाथ में एक अलग ही ग्रेविटास ला रहा था। फोर्स ने सॉफ्टली सोचा, जाओ को जल्दी ही सीक्वेंस हिट बनने का चांस मिलेगा और मैं ट्रिक मास्टर तक पहुंचना अभी भी काफ़ी दूर है। क्लेन अपने साइड पे कैश का एक नीट स्टैक काउंट कर रहा था। 1230 पाउंड्स उसके सामने थे, अभी भी 300 पाउंड्स कम एक सीक्वेंस 6 इंग्रेडिएंट के लिए। लेकिन उसका दिमाग तुरंत कैलकुलेशन मोड में चला गया। बाईसाइकिल पेटेंट शेयर्स सेल करूं या फिर वेयरवुल्फ कैरेक्टरिस्टिक को सोनिया सी भेज दूं थ्रू हैंगमैन। कमीशन डिडक्ट करके भी मुझे 1000 पाउंड्स का फ़ायदा होगा। दैट शुड कवर एवरीथिंग। एक छोटा रिग्रेट उसके दिल में रहा, जाओ के पास पैसे नहीं है। अगर वो शरीफ बन भी गई, इंट्रोगेटर इंग्रेडिएंट अफोर्ड करने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर अब्राहम फैमिली ने फोर्स को इंटरेस्ट से खींच लिया तो मेरा एस्ट्रोलॉजर पोशन फॉर्मूला भी मार्केट से निकल जाएगा। क्या वेस्ट है। क्लेन ने एक साइलेंट साय ली और रियल वर्ल्ड में डिसेंड हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसने अपना यूजुअल देसी पाई और स्वीट आइस टी एंजॉय किया, और न्यूज़पेपर के पेजेस फ्लिप करते ही उसके सामने एडवर्टीजमेंट आया, आई ऑफ विजडम का गैदरिंग कल रात। उसके अंदर एक इंस्टेंट प्लान फॉर्म हुआ। मेरे सोर्सेज हैं लिटिल सन, हैंगमैन, मिस जस्टिस, आई ऑफ विजडम और वैम्पायर एमिलिन वाइट। एमिलिन ने बोला था कि वो अपने सैंग्विन कॉन्टैक्ट्स को लेटर भेजेगा, मुझे उसको टैप करना चाहिए। बाकी लोगों से फिलहाल डिस्टेंस ही बेटर है। अर्जेंसी उसको पुश कर रही थी। ट्रू क्रिएटर और ऑरोरा ऑर्डर ने चाहे मुझे डायरेक्टली ट्रैक ना किया हो, लेकिन एक सेंस ऑफ प्रेशर कांस्टेंट है। मुझे जल्दी से फेसलेस पोशन के इंग्रेडिएंट्स अरेंज करने ही होंगे। 10 बजे सुबह हार्वेस्ट चर्च। क्लेन ने अपना हाफ टॉप हैट उतारा और क्वाइटली अंदर चला गया। कैथेड्रल छोटी थी पर उसके अंदर एक इमेंस प्रेजेंस था, फादर उतरास की, एक लिटरल जायंट जिसका हर मूवमेंट एक साइलेंट वेट लाता था। और सामने उसने देखा एमिलिन वाइट ब्राउन प्रीस्ट रोब्स में, एक बोर्ड और डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ कैंडल लैंप्स पॉलिश कर रहा था। हर मूवमेंट में उसके अंदर का इरिटेशन दिख रहा था, जैसे वो चाहता हो अभी यहीं गिर जाए और मर जाए बोर्डम से। क्लेन ने एक कैजुअल सीट चूज की और क्वाइटली ऑब्जर्व करने लगा। एमिलिन ने तुरंत उसको स्पॉट किया और उसके अंदर की डेड एक्सप्रेशन इंस्टेंटली ब्रेक हो गई। उसने रैक साइड में रखा, अपने रोप्स को एडजस्ट किया और एक स्मग स्माइल के साथ क्लेन के पास आके बैठ गया। एमिलिन का टोन हमेशा की तरह सार्कास्टिक और सेल्फ सेटिस्फाइड था। तुम यहाँ अचानक आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, राइट? क्लेन ने उसके एक्सप्रेशन का स्टडी किया। वो फोर्स बोर्डम से सडनली लाइवली वैम्पायर बन गया था।
जो अपनी इंपॉर्टेंस को फ्लॉन्ट कर रहा था, और पीछे फादर उतरास्की अपनी जायंट लाइक प्रेजेंस के साथ साइलेंट खड़ा था, एक काम स्टैचू जैसा, लेकिन उसके अंदर की स्पिरिचुअल प्रेशर हमेशा फील होती थी। क्लेन के दिमाग में एक और कैलकुलेशन चली, एमिलिन के कॉन्टैक्ट्स कैसे लेवरेज करूं। ये वैम्पायर अपने आप को सुपीरियर समझता है, लेकिन उसके ईगो को लाइटली स्ट्रोक करके मैं उससे काम करवा सकता हूँ। उसके सैंग्विन फैमिली कनेक्शंस मेरे लिए प्राइसलेस हो सकते हैं। और एमिलिन, वो अपनी आंखों में एक हिडन डिलाइट लेके क्लेन को देखता रहा, जैसे कह रहा हो, देखा तुम डिटेक्टिव हो, पर तुम्हें भी आखिर में मेरे पास आना पड़ा। चैप्टर 407। हार्वेस्ट चर्च के अंदर की एयर एक अलग ही फील ला रही थी। पूरी जगह सेरेनिटी, मतलब जो कि शांति और शांत ऑरा का वेट, और साथ में एक अंडरटोन ऑफ सफोकेशन, जैसे अगर तुम थोड़ा भी लाउडली बोलो तो ये जगह तुम्हें खुद साइलेंस में दबा देगी। क्लेन ने अपना हेड थोड़ा टिल्ट किया और साइड ग्लैंस में एमिलिन वाइट को देखा। वैम्पायर का एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बोर्ड, एरोगेंट और मैं तो सुपीरियर हूँ टाइप था। फादर उतरास्की ऑल्टर के सामने प्रेयर में डूबा हुआ था। उसका जायंट लाइक फ्रेम कैंडल लाइट के साथ एक स्टैचू जैसा लग रहा था। क्लेन ने डेलिबरेटली अपनी वॉइस लोअर रखी और एक कैजुअल लाफ के साथ बोला, आर यू शॉर्ट ऑन मनी। वो लाइन बोलते ही उसके दिमाग में एक ऑकवर्ड फ्लैश हुआ। ये तो एग्जैक्टली एमएलएम जैसा लग रहा है, जैसे एमवे ज्वाइन करने का पिच हो। एमिलिन का पहले रिएक्शन एक ब्लैंक सरप्राइज था, फिर उसने थोड़ा एरोगेंस रिकवर करते हुए स्कॉफ किया, डोंट इंसल्ट अ नोबल सैंग्विन विद मनी। क्लेन के लिप्स पे एक क्विक स्नीर आया। उसने डिलिबरेटली फादर उतरास्की की तरफ देखकर कैजुअली बोला, जो हैंडमेड डॉल्स तुम कलेक्ट करते हो ना, उनकी प्राइस चीप नहीं होती, स्पेशली वो जो ह्यूमन साइज्ड हैं। एमिलिन का माउथ ओपन हुआ, जैसे वो इंस्टेंटली रिब्यूट करेगा, लेकिन कोई वर्ड निकल ही नहीं पाया। एक साइलेंट बीट के बाद उसने एक फेक कफ किया और प्रिटेंड किया कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता। टेल मी, क्या चाहिए तुमको? मैं रिडल्स पसंद नहीं करता। क्लेन ने स्माइल हाइड करते हुए सीधा बोला, मेरे एक फ्रेंड को एडवांसमेंट के लिए कुछ बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तुम हेल्प कर सकते हो? एमिलिन का फेस इंस्टेंटली एरोगेंट मोड में शिफ्ट हुआ। आर यू डाउटिंग अ सैंग्विन्स कैपेबिलिटी? अगर मेरे पास डायरेक्टली नहीं भी हो तो भी मैं अपने नोबल एक्सेलेंसीज को लिख कर पूछ सकता हूँ। एग्जैक्टली वही जो क्लेन चाह रहा था। उसने एकदम से एक लिस्ट फायर कर दी। म्यूटेटेड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ 1000 फेज हंटर, उसका 100 ml ब्लड, ह्यूमन स्किन शैडो की कैरेक्टरिस्टिक और डीप सी नागा के 5 स्ट्रैंड्स, जो भी अवेलेबल हो मैं पे करूंगा। जितना चीप होगा उतना तुम्हारा रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। एमिलिन एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गया। वो क्लियरली फील कर रहा था जैसे किसी ट्रैप में फंस गया हो, लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए और फ्लैट टोन में बोला, इंग्रेडिएंट्स का बेस कॉस्ट कम से कम 100 पाउंड्स होता है, सप्लीमेंट्री आइटम्स 10 पाउंड से स्टार्ट होते हैं, और तुम जो लिस्ट कर रहे हो वो डेफिनेटली रेयर और कॉस्टली है। तुम मुझे इसीलिए अप्रोच कर रहे हो क्योंकि ये कॉमन नहीं है। क्लेन ने अंदर ही अंदर अप्रिशिएट किया, प्रिटी स्मार्ट वैम्पायर, और उसने तुरंत बोला, डील। एमिलिन को लगने लगा कि उसने शायद प्राइस लो कोट कर दिया, इसलिए उसने टॉपिक शिफ्ट किया। मिस्टर डिटेक्टिव, तुम्हारे पास कोई क्लू है साइकोलॉजिकल क्यू रिमूव करने का? क्लेन ने एक क्विक ग्लैंस फादर उतरास्की की तरफ डाला। जायंट अभी भी अपनी साइलेंट प्रेयर में बिजी था, एक इमूवेबल माउंटेन जैसा। फिर उसने एमिलिन की तरफ लीन करके बोला, द सिंपलेस्ट मेथड, डिफीट बिशप उतरास्की और उसका मेंटल टेरर कैंडल छीन लो। एमिलिन का फेस कोलैप्स हो गया। उसने प्रैक्टिकली वाइन किया, वी ट्राइड, हम 3 सैंग्विन भी उसको डिफीट नहीं कर पाए। मेरे पेरेंट्स ऑलमोस्ट कैप्चर हो गए थे। कैंडल, वो चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज है। क्ले ने इंटरनली नोट किया, सो तुम लोग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, 3 सैंग्विन एक ब्लेस्ड के सामने फेल हो गए, तो उतरास्की मस्ट बी टेरिफाइंग। वो कामली बोला, फिर तुम अपने नोबल एक्सीलेंसीज से हेल्प मांग लो। एमिलिन का एक्सप्रेशन इंस्टेंट एशन हो गया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। कहते हैं उतरास्की अर्थ मदर का ब्लेस्ड है और वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। अब वो दूसरे तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोनिया सी, फॉक्स सी, बर्जर्क सी में जाके ड्रैगन से कुछ सीखने की कोशिश। उसने एक बिटर स्माइल किया, बाय द टाइम उन्हें कुछ मिलेगा मैं शायद फुल बिलीवर बन चुका हूँगा अर्थ मदर का। अब तो मुझे हार्वेस्ट और लाइफ का जॉय भी समझने लग गया है। क्लेन के अंदर एक शार्प जोल्ट आया। अर्थ मदर का ब्लेस्ड, नो वंडर उतरास्की के पास इतने आर्टिफैक्ट्स हैं, और मैं स्टूपिडली कंसीडर कर रहा था कि शायद मैं उसे फाइट कर सकता हूँ। अगर लूज कर जाता तो शायद उस बेसमेंट में लॉक करके मुझे भी कन्वर्ट कर देते। वो इंस्टेंटली कॉशियस हो गया और टॉपिक डाइवर्ट किया। तुम एक ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर सकते हो, साइकोलॉजी अल्केमिस्ट। एमिलिन ने डिसडेनफुली स्नॉट किया, कभी सुना नहीं, मस्ट भी कोई नया ग्रुप। क्लेन ने कामली रिप्लाई किया, एटलीस्ट 100-200 ईयर्स पुराना है। एमिलिन ने एरोगेंटली बोला, हम सैंग्विन्स के लिए वो रिसेंट ही है, एक नैप भी कभी कभी सेंचुरी लॉन्ग हो जाती है। और फिर उसने सडन होप के साथ पूछा, तुम्हें कांटेक्ट करने का तरीका पता है? क्लेन ऑलमोस्ट बोल ही दिया था डॉक्टर डैक्सर गडेरियन का नाम, लेकिन तुरंत अपने बेंसन और मेलिसा का सोचकर स्टॉप हो गया। और वो ऑर्डर ऑलरेडी मुझे टारगेट कर रहा है, टिंजन के कॉन्टैक्ट ड्रैग करना सुसाइड होगा। उसने हेड शेक करते हुए बोला, मैंने बस सुना है, तुम अपने सैंग्विन एल्डर्स को लिखकर पूछ लो।
एमिलिन का होप इंस्टेंटली क्रैश हो गया। फिर उसने एक सस्पिशियन भरी लुक क्लेन को दी। तुम्हारा जो फ्रेंड एडवांस कर रहा है वो तुम खुद हो, राइट? क्लेन ने डेलिबरेटली डेड पैन फेस बनाया और कैजुअल बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने सही गेस किया। एमिलिन फ्रीज हो गया, उसको बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्लेन ने उसके डम फाउंडेड एक्सप्रेशन को एंजॉय करते हुए सॉफ्टली चकल किया। मिस्टर वाइट, तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल प्रोफेशन अपोथेकेरी नहीं एक्टर है। एमिलिन इनिशियली स्टर्न, फिर इंस्टेंटली पफ्ड अप। मैं एक नोबल सैंगुइन हूँ, मैं अपनी लुक्स पर नहीं जीतता। क्ले ने कामली रिप्लाई किया, नहीं, मैं तुम्हें हैंडसम कह के प्रेज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तुम नेचुरल कॉमेडियन हो। एमिलिन का फेस फ्रीज हो गया। क्लेन कैजुअल सा हैड टिप करते हुए आइल की तरफ वॉक आउट कर गया, बस एक रिमाइंडर छोड़कर, डोंट फॉरगेट तुमने मुझसे क्या इंटरेस्ट किया था। प्रिट्स हार्बर, व्हाइट ओक स्ट्रीट। फोर्स वॉल ने अर्ली मॉर्निंग स्टीम लोकोमोटिव ली और पोर्ट टाउन पहुंच गई। सी का सॉल्टी ब्रीज उसके फेस पर आया और उसने इंस्टेंटली बैकलैंड के पॉल्यूटेड एयर से डिफरेंस फील किया। पोर्ट्स एक्टिविटी से बजिंग थे। डॉक वर्कर्स हैवी क्रेट्स मूव कर रहे थे और टेम्परेरी वर्कर्स भी भीड़ एक रेस्टलेस सी जैसी लग रही थी। फॉर्स्ट के माइंड में एक बिटर थॉट आया, बैकलैंड के इस बोरो के पूर्व लोग हर सीजन में यहाँ आते हैं 60 किलोमीटर्स वॉक करके बस को डिसेंट पे के लिए। उन्हें क्विकली फिशरमैन एसोसिएशन लोकेट किया, एक पुराना सा बिल्डिंग जो थोड़ा वर्न आउट लग रहा था लेकिन अंदर से एक सेंस ऑफ ओल्ड अथॉरिटी था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई डोरियन ग्रे से। मीडियम बिल्ड, एग्जैजरेटली मस्कुलर आर्म्स, नीडली कॉम्ड हेयर, क्लियरली वो अपनी फैमिली लीनेज को मेंटेन कर रहा था। फोर्स इंस्टेंटली थॉट, हाँ ये अब्राहम फैमिली का ही हिस्सा है। उसने लॉरेंस का विल, नोटबुक और वो डायमंड लाइक कैरेक्टरिस्टिक हैंड ओवर किया। डोरिया ने केयरफुली रिसीव किया और पहले विल खोला। रीडिंग कंप्लीट करने के बाद उसने अपने ब्लू आइज से फोर्स को एक डीप अर्नेस्ट लुक दिया। मिसेस वॉल, आपकी काइंडनेस और ऑनर रिमार्केबल है। ओलिसा और लॉरेंस ने आपके वजह से पीस पाया। कैन यू एक्सेप्ट माई ग्रेटिट्यूड? मैं आपको लंच के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। फोर्स थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन कैजुअल स्माइल के साथ अग्री कर गई। शिप के सेल होने से पहले टाइम कैसे पास करूँ, ये तो वैसे भी सोच रही थी। डोरिया ने इंस्टेंटली अरेंजमेंट्स कर दिए। फोर्स को एक कंफर्टेबल लॉन्ज में वेट करने भेजा जहाँ ब्लैक टी, स्नैक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स रेडी रखे गए। उसके बाद वो अपने ऑफिस वापस गया। डोर क्लोज करने के बाद उसने एक हिडन कैबिनेट खोला, अंदर से एक प्योर क्रिस्टल बॉल निकाला जो रेडिएंट लाइट के साथ ग्लो कर रहा था। फोर्स ने लॉन्च में क्वाइटली अपनी टी सिप की, अनअवेयर कि उस क्रिस्टल बॉल के अंदर शायद वही सीक्रेट्स थे जो उसके डेस्टिनी के थ्रेड्स के साथ लिंक होने वाले थे। चैप्टर 408। डोरियन ने अपने ऑफिस के कर्टेन्स खींच दिए। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। टेबल पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चमक रहा था, एक क्रिस्टल बॉल, बिल्कुल शुद्ध और रेडिएंट, मतलब जो कि प्रकाशमय हो। उसने बॉल को अपने लेफ्ट हैंड से उठाया और राइट पाम से उसके ऊपर स्ट्रोक करने लगा। धीरे धीरे मंत्र जैसी आवाज़ में कुछ बोलता रहा। जैसे जैसे उसकी चैंटिंग गहरी होती गई, क्रिस्टल के अंदर के पॉइंट्स ऑफ लाइट और तेज़ होने लगे, एकदम ऐसे जैसे नाइट स्काई के स्टार्स रिफ्लेक्शन दे रहे हो। कुछ ही देर में उन स्टार्स का एक पूरा पैटर्न बन गया, एक तरह का एस्ट्रोलैब, मतलब जो कि सितारों का नक्शा, डेस्टिनी की ट्रेजेक्टरी का सिंबॉलिक चार्ट। इस एस्ट्रोलैब में स्पिरिट वर्ड की रिविलेशंस भी सिंबल जैसी शक्ल लेकर उभरने लगे। उसके मन में थॉट आया, फॉर्स ने झूठ नहीं बोला, ये वाकई सिचुएशन का ट्रेजेक्टरी है और लगता है कि उसकी प्रेजेंस अब्राहम फैमिली के लिए एक चेंज ला सकती है, और वो भी एक ऑप्टिमिस्टिक, मतलब जो कि होपफुल चेंज। क्रिस्टल बॉल का लाइट धीरे धीरे फेड हो गया। डोरियन ने अपने आप से फैसला कर लिया। लंच टाइम, 4 विंग बर्ड रेस्टोरेंट। फोर्स के सामने प्लेट में एक फ्राइड फिश था जिसमें रोजमेरी स्प्रिंकल किया गया था। फिश का स्किन क्रिस्पी था, मीट फ्रेश और फाइन बोन्स नहीं था, मतलब टेस्ट परफेक्ट। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, शेफ का सेंस ऑफ एस्थेटिक्स बिल्कुल ही ट्विस्टेड था। फिश का हेड इंटैक्ट रखा गया था, बल्जिंग आइज के साथ, और प्लेटिंग ऐसे थी जैसे फिश अपने डेथ पर प्रोटेस्ट कर रही हो। फोर्स ने इरिटेबली उसका हेड प्रेस करके नीचे कर दिया, टेल कट कर दी और आँख को नैपकिन से कवर कर दिया। इसी मूवमेंट डोरियन कैजुअली बोला, फोक और नाइफ चलाते हुए, तुम्हें याद होगा ओलिसा को मिस्टिसिज्म काफ़ी पसंद था। जब तुम उसके बिलोंगिंग्स पैक कर रही थी, क्या तुम्हें कोई नोटबुक्स या बुक्स मिली थी? फोर्स ने ऑनेस्ट जवाब दिया, जी, कुछ बुक्स और नोटबुक्स थी। वैसे वही चीज़ों से ही मैं मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट बनी, लेकिन उनमें से कुछ कंटेंट समझना मुश्किल था। जैसे एक बुक थी, साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड, एब्सर्ड, इलॉजिकल, रैंडम सिंबल्स। चाहे कितना भी सिस्टमैटिकली पढ़ने की कोशिश करूं, याद ही नहीं रहता। डोरिया ने थोड़ा स्माइल किया और हेड नॉट किया। तब तो तुम मुझे कंसल्ट कर सकती हो, मैं भी एक मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट हूँ और काफ़ी प्रोफिशिएंट, मतलब जो कि निपुण माहिर भी। फोर्स ने कंट्रोल सरप्राइज दिखाया। रियली, दैट्स ग्रेट। डोरियन खुश हुआ और कॉन्वर्सेशन को मिस्टिसिज्म पर डाइवर्ट कर दिया।
कभी वो स्पिरिट वर्ड की बात करता, कभी कॉजिटेशन के अपने एक्सपीरियंस शेयर करता। लंच के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट का एक सेक्लूडेड कॉर्नर चूज़ किया था जिससे उनकी बात कोई ओवर हियर ना कर सके। लंच के एंड पर डोरियन ने अपनी ग्रेटिट्यूड को फॉर्मलाइज किया। मैं पहले सोच रहा था कैसे तुम्हें प्रॉपरली थैंक यू करूं। अब मुझे जवाब मिल गया है। लॉरेन ने तुम्हें रिवॉर्ड दिया था, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारी काइंडनेस और ऑनर के लिए एनफ नहीं है। मिस वॉल, तुम मुझे लिख सकती हो और मिस्टिसिज्म के सवालों में कंसल्ट कर सकती हो। ये मेरा ग्रेटिट्यूड होगा। फॉर्स ने पोलाइटली एक्सेप्ट किया क्योंकि उसने रियलाइज़ किया कि डोरियन ग्रे के पास सिस्टमैटिक और डीप मिस्टिसिज्म नॉलेज है जो उसके खुद के स्कैटर्ड और इनकम्प्लीट ज्ञान को बैलेंस कर सकता है। डोरियन ने अपना ग्लास उठाया और स्माइल किया। मैं होप करता हूँ कि एक दिन हम दोनों भी मिस्टीरियस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स रखते हों। बैकलैंड सेंट सैमुअल कैथेड्रल नॉर्थबोरो। नए रेड ग्लव्स टीम का एक ग्रुप अंदर एंटर हुआ। उनका लीडर था सोएस्ट, एक मिडिल एज्ड मैन विद लॉन्ग हेयर, सॉफ्ट फीचर्स, टॉप हैट और एक गोल्डन इनलेट ब्लैक केन। वहाँ पहले से ही एक फेमिलियर फेस थी, डैली, अब एक हाई रैंक स्पिरिट मीडियम जो एक हाई बैक चेयर में आराम से बैठी थी। उसके ब्लैक रोब पर थोड़ा मेकअप था, ब्लू आई शेडो और ब्लश, जैसे वो डेलिबरेटली अपनी ई सेंट्रिक स्टाइल को मेंटेन कर रही हो। सोएस्ट को देखकर डैली कैजुअली बोली, सोएस्ट, जो इन्फो चाहिए तुम्हें टेबल पर रखा है। सोएस्ट ने टीज करते हुए कहा, डैली, तुम्हें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन मिलना चाहिए था, तुम यहाँ क्यों? डैली ने स्माइल करते जवाब दिया, यहाँ रहना मेरा चॉइस है। मुझे सेटल डाउन करना है और ज़्यादा फाइल स्टडी करनी है। ह्यूमन फ्रेजाइल क्रीचर्स होते हैं, हमेशा पीक कंडीशन में रहना पॉसिबल नहीं होता। सोएश हंस पड़ा, लेकिन डैली ने तुरंत एक मकाब्र ट्विस्ट डाला, मेरे नए हॉबीज़ और भी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम अपने आप को एक रॉटन कॉप्स बना लो या वाइट बोन्स एक्सपोज कर दो, तब शायद मुझे तुम में दिलचस्पी हो। फिर उसकी नज़र लियोनार्ड मिशेल पर गई, अब एक ऑफिशियल रेड ग्लव। लियोनार्ड, तुमने सोएस की टीम ज्वाइन क्यों की? ये बंदा कंसाइटेड, मतलब जो कि अहंकारी, एरोगेंट और गटलेस है। लियोनार्ड ने हेल्पलेस टोन में कहा, मैम डैली, ये अरेंजमेंट रिवर्न से सिमीर का था। बाकी लोग फाइल्स फ्लिप कर रहे थे। कुछ देर बाद सोइस्ट कैजुअली पूछा, बैकलैंड में कुछ नया हुआ जो ध्यान देने लायक हो? डैली ने थोड़ा सोचा और बोला, बहुत लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च कर रहे हैं जो द फूल में बिलीव करता है। उनके ऑनरिफिक नेम्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं। उसने लोएन लैंग्वेज में वो ऑनरिफिक रिपीट किया और मुस्कराया। लगता है एक नया कल्ट जन्म ले रहा है, या शायद किसी पुराने फ्रेंड का एक नया रूप। लियोनार्ड ने तुरंत रिमार्क किया, टैरोट कार्ड्स का कनेक्शन हो सकता है। फूल कार्ड ही डेक का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर आर्काना है। डायली ने थॉटफुल नोट दिया, लेकिन सोएस स्केप्टिकल रहा। ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, प्रूफ नहीं। लियोनार्ड ने फिलोसॉफिकल स्माइल दी। एम्पर रोजवेल ने कहा था, पहले बोल्ड हाइपोथेसिस बनाओ, फिर केयरफुली बैक इट अप। हिल्स्टन बोरो कोयला क्लब। क्लेन हार्वे चर्च से निकल कर क्लब आया। अंदर उसने टैलिम ड्यूमोंट को कॉर्नर में बैठा देखा, कुछ सोच में डूबा हुआ। क्लेन ने मुस्कुराते हुए ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून टैलिम, तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो क्या? टैलिम ने क्विकली डिनाई किया, नहीं कुछ नहीं। क्लेन ने इंटरनली नोट किया, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गिल्टी लग रही है। कैजुअल कॉन्वर्सेशन के बाद टैलिम ने सडनली प्रपोज किया, शर्लॉक, एक इंपॉर्टेंट फिगर तुमसे मिलना चाहती है। उसने तुम्हारे डीड्स के बारे में सुना है और तुमसे पर्सनली मिलना चाहता है। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। क्लेन का माइंड तुरंत चला, मेरे डीड्स मतलब मिसेस मैरी का अडल्टरस हस्बैंड पकड़वाना या डॉक्टर एरन के नाइट में सॉल्व करना? इंपॉर्टेंट फिगर को ये सब इंप्रेसिव लगता है? उसने अपना प्रिंसिपल याद किया और कामली रिफ्यूज़ किया, सॉरी टैलिम, लेकिन मैं कभी हाई सोसाइटी मैटर्स में घुसना नहीं चाहता। उनके छोटे से स्नीज जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे जैसे डिटेक्टिव के लिए एक डिजास्टर बन सकते हैं। मैं अपने पीठ पर टारगेट पेंट नहीं करना चाहता। टैलिम ने साय किया और बोला, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट फिगर ने यही गेस किया था और उसने कहा कि तुम और भी ट्रस्टवर्दी हो। वो चाहता है कि तुम एक कमीशन लो जिसमें कोई हाई सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्लेन ने इंटरेस्ट लिया, कैसा कमीशन? टैलिम लीन क्लोजर और स्माइल किया, कैपिम केस, तुम और माइक पहले भी इसके बारे में बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंट फिगर को उस टैरोट कार्ड वाली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि तुम इसके क्लूज ढूंढो। चैप्टर 409, कोयला क्लब, बैकलैंड। क्लेन ने तालिम की बात सुनी और अंदर ही अंदर ऑलमोस्ट हंसा, मुझे अपने आप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहे हो? ये तो टेस्ट लग रहा है। टैरोट कार्ड्स का नाम यूज़ करने वाली एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन, वो तो उसका ही क्लब था, लेकिन शेरलॉक मोरियार्टी के रूप में उसे अभी ओपनली रिजेक्ट नहीं करना था। उसने अपने चेहरे पर थॉटफुल एक्सप्रेशन लगाया और धीरे से बोला, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना उतना आसान नहीं होता और ये काम डेंजरस भी हो सकता है। टैलिम बस मुस्कुराया, जैसे जवाब एक्सपेक्टेड था। उसने पॉकेट से
5 क्रिस्प 1 पाउंड नोट्स निकाले और क्लेन के सामने रखे। शेरलॉक, तुम्हें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। इंपॉर्टेंट फिगर सिर्फ चाहते हैं कि तुम इस मैटर पर ध्यान दो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो। ये 5 पाउंड तुम्हारी एक्टिविटीज़ के लिए है, चाहे तुम्हें कोई खास क्लू मिले या ना मिले, पैसे तुम्हारे। और अगर तुम यूज़फुल लीड्स ला देते हो, वो और ज़्यादा पे करेंगे और तुम्हारे एक्सपेंसेस भी रीइम्बर्स होंगे। क्लेन ने अंदर ही अंदर सोचा, ये इतनी जेनरस कंडीशंस, लगता है वो फिगर कैपिम के पीछे वाली फैक्शन से कनेक्टेड है, या फिर वो टैरोट कार्ड कोड वाली ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेस करना चाहता है। वैसे मुझे अपना ही सीक्रेट इन्वेस्टिगेट करना है, तो नेचुरली मुझे ही करना चाहिए, लेकिन अब अगर मैं रिफ्यूज़ करूं तो सस्पिशियस लगेगा। उसने एक सेकंड हेजिटेट किया, फिर काम टोन में बोला, ऑल राइट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और बिना फॉर्मेलिटीज़ के उसने 5 नोट ले लिए। मन में डिसाइड कर लिया था कि हर हफ्ते एक वेग क्लू भेज देगा, जिसमें मिस्टर ए जैसे ऑरोरा ऑर्डर ल्यूनेटिक्स खुद फंस जाए। ऑरोरा ऑर्डर ऑलरेडी फूल के नाम के पीछे पड़ा है। टैरोट कार्ड्स का लिंक नेचुरली उन्हें कंफ्यूज करेगा। अगर वो इस रास्ते पर चले और मिस्टर ए अपने आप एक्सपोज हो जाए तो बेस्ट आउटकम। क्लेन ने अंदर ही अंदर एक छोटी सी ग्रिन की। सेंट सैमुअल कैथेड्रल अंडरग्राउंड, सोल अश्योरर सोएस्ट अपनी नई रेड ग्लव टीम के साथ बैठा था। उसने कॉफ़ी सिप की और लियोनार्ड मिशेल की तरफ देखा। लियोनार्ड, मान लो अगर मैं ये टैरोट रिचुअल वाला केस तुम्हें दे दूं, तुम इन्हें कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? लियोनार्ड ने कैजुअल स्टाइल में अपने बालों में उंगली घुमाई, एक स्मग के साथ बोला, सबसे पहले तो मैं उन लोगों की रिवर्स सर्च करूंगा जो फूल के बिलीवर्स को ढूंढ रहे हैं। वो कुछ ना कुछ जानते ज़रूर होंगे। दूसरा स्टेप, दोनों केसेस के सारे इन्वॉल्व लोगों का एक कंप्लीट नेम लिस्ट बनाऊंगा, सस्पेक्ट्स हो या ना हो। फिर नाइटमेयर पावर से उनके सपनों में जाकर उन्हें टेस्ट करूंगा। डिटेल में ही डेविल छुपा होता है। सोएस थोड़ा हंसा। लियोनार्ड, मैंने डॉसियर्स पढ़ लिए हैं। ये केसेस बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करते हैं, अलग अलग जगह रहने वाले, री एग्जामिन करना मुश्किल है। और उनमें से कुछ ऑलरेडी बियॉन्डर्स हैं जो अंडरग्राउंड में एक्टिव होते हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सिर्फ हमारी टीम नहीं, कम से कम 5 और सीनियर नाइट हॉक्स चाहिए होंगे। एक और रेड ग्लव बीच में बोला, हमारा प्राइमरी फोकस अभी डेविल समनिंग केस है। लियोनार्ड ने सॉफ्ट लाफ किया, बिना इरिटेट हुए। मैं बस अपना व्यू दे रहा हूँ, यूज़ करना या ना करना वो कैप्टन डिसाइड करेंगे। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन बनाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि टैरोट रिचुअल केसेस को हाई प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया गया। पहले केसेस में एक ईवल गॉड का डिसेंड रोकना पड़ा था, ये तो एक सिंपल डेविल समनिंग से कहीं ज़्यादा सीरियस है। सोएस ने लेजरली जवाब दिया, चर्च के पास मैन पावर लिमिटेड है, सब केसेस को एक प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अब तक टैरोट कार्ड्स वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने हम पर कोई मैलिस शो नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें इनडायरेक्टली हेल्प ही किया। ट्रू क्रिएटर का डिसेंट रोका और कैपिम के पीछे वाली बड़ी सच्चाई हिंट की। हो सकता है वो और भी सीक्रेट्स एक्सपोज करने में मदद करें, लेकिन हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी। फ्यूचर में वो हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं। लियोनार्ड ने थोड़ा सोचा और काम टोन में बोला, समझ गया कैप्टन, हम अभी डेविल समनिंग पर फोकस करते हैं। बैकलैंड की सर्दी, फॉग और फायरप्लेस की वार्मथ के बीच एक दिन तेज निकल रहे थे। इन पैलेट ग्रे दिनों में दिसंबर आया और साल के ख़त्म होने में सिर्फ आधा महीना बचा। क्ले ने फायरप्लेस का चारकोल बुझाया, अपना डार्क रेड वेस्ट और डबल बेस्टेड फ्रॉक कोट पहना, हैट और केन रेडी किया। उसके माइंड में प्लान चल रहा था। लेपार्ड ने बाइसाइकिल का पेटेंट फाइनली सिक्योर कर लिया है। अब सेकेंड राउंड इन्वेस्टर्स की सर्च चल रही है। फ्रामिस केज, स्टीम कार मोगल इंटरेस्टेड है। आज उनका फाइनल नेगोशिएशन है। क्लेन का पोर्शन डाइजेशन स्टेबल चल रहा था, सिर्फ एक बड़ा परफॉर्मेंस बाकी था जिससे वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर पाएगा। अगर अर्जेंट मैटर नहीं आता तो उसे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लैनेवेस का बैच एक 4 जनवरी गैदरिंग हिंट करता है। क्लेन का अभी उसमें जाने का कोई प्लान नहीं। टैरोट क्लब हर हफ्ते हो रहा था। उसने रोज़ेल के कुछ और डायरी पेजेस देखे जिसमें रोज़ेल का ट्रांसफॉर्मेशन एक सपने देखने वाले इंसान से एक एम्बिशियस प्लेबॉय तक क्लियरली दिखा था, लेकिन ज़्यादा गेंस नहीं थे। वेयरवुल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक सेल अभी पेंडिंग थी। एल्गर ने बताया कि एक आर्टिसन फ्रॉम द चर्च ऑफ स्टीम इंटरेस्टेड है। क्लेन ने होप किया कि इस हफ्ते तक डील क्लोज हो जाए। जस्टिस ऑर्डर फाइनली साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के अंदर फॉर्मली एक्सेप्ट होने वाली थी। उसने फूल को रिपोर्ट किया था और अपने सेफ्टी के लिए ब्लेसिंग्स मांगी। अपनी तरफ से वो कम 10 डायरी पेजेस चुरा कर लाने का प्लान कर रही थी। ड्यूक नेगन के ट्रेजरी में जो ड्रैगन स्पेसिमेन था
वो कंफर्म हुआ कि एक 1000 फेज हंटर का था, लेकिन उसमें कोई एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। ऑड्रे को अभी भी 2000 पाउंड्स रिपे करना था, जो वो फेब मार्च तक ही कर पाएगी। फोर्स ने डीप सी मैरलिन का ब्लड ऑब्टेन कर लिया, 320 पाउंड्स खर्च कर दिए। अब उसके पास सिर्फ 120 बचे। अब वो अपनी नई बुक लिखने में बिजी थी, जिसमें एडवेंचर, लव, पायरेट्स और स्टॉर्म सब कंबाइन किया था। उसकी डोरियन ग्रे से करेस्पॉन्डेंस चलती रही। अब डोरियन बैकलैंड आने का प्लान कर रहा था। सन डेरिक ने डेली पेट्रोल्स कंटिन्यू रखे और सस्पिशियस एक्टिविटी अवॉइड की। शेफर्ड एल्डर लोविया अभी भी डंजन में लॉक्ड थी, रीजन्स अननोन। और मिस्टर ए, जो फूल के फॉलोअर्स को ढूंढ रहा था, अब तक कोई रियल क्लू नहीं मिला, क्योंकि जो लोग फूल का ऑनरिफिक जानते भी थे वो चैंट करने की हिम्मत नहीं रखते थे। एमिलिन ने हिंट दिया कि उसके पास कुछ इंग्रेडिएंट के क्लूज हैं, लेकिन अभी कंफर्म होना बाकी है। क्लेन अपने थॉट्स में ये सब प्रोसेस कर रहा था जब वो लॉयर जगन के घर आया, डोरबेल बजाई और इंस्टिंक्टिवली 2 स्टेप पीछे हो गए। डोर खुला और ओल्ड मिसेस डॉरिस ने वार्म हग के लिए आर्म्स फैला दिए, लेकिन क्लेन दूर खड़ा था। अरे डिटेक्टिव साहब, पिछली दफ़ा जो डॉक्टर आप लाए थे उन्होंने कमाल कर दिया। मैं 10 साल से इतना हेल्दी महसूस नहीं किया। क्लेन ने हेल्पलेस स्माइल के साथ कहा, मिसेस डॉरिस, आप ये बात मुझे 9वीं बार बोल रही हैं। ऊपर कोट रैक पर ब्रॉडी ब्लैक कैट परफेक्टली बैलेंस बनाए बैठा था। क्लेन ने सोचा, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मिसेस डॉरिस अब कंफ्यूज हो गई। रियली? लेकिन फिर इंस्टेंटली भूल गई और खुश टोन में बोली, चलिए, आप जगन से मिलने आए हो ना? क्लेन ने पोलाइट स्माइल दिया। जी हाँ, निगोसिएशन के लिए अब उसे प्रोफेशनल लॉयर की ज़रूरत थी।